हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एड्यूरुद्रम। और आज हम बात करेंगे यूनिट 1 की वन शॉट। आपका जो आईटीसीएस सब्जेक्ट चलता है उसकी वन शॉट आज हम कराएंगे। और वन शॉट में हम ये मान के चलिए कि पूरी यूनिट का रिवीजन आज आपको कराने वाले हैं। पूरी यूनिट में आपके जितने भी टॉपिक हैं वो एक ही लेक्चर में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे की आपकी वीडियो रहेगी, ये मान के चलिएगा। और पूरा हम यहाँ पर जानकारी आपको देंगे। यूनिट 1 है आपकी सोसाइटी, स्टेट एंड पोलिटी इन इंडिया। ठीक है नहीं, यानी प्राचीन भारत में किस तरीके से सोसाइटी बनी, किस तरह की राजनीति थी, सब चीजों का यहाँ पर डिस्कशन होगा यूनिट 1 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेट इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में राज्य। प्राचीन भारत में राज्य किस तरह के थे, ठीक है नहीं। तो जैसे कि आपने भी देखी, बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जो पुराने भारत से जुड़ी हुई है, जो पुराने भारत के इतिहास को बताती है। वहां भी आपने देखा होगा कि किस किस तरीके से राज्यों का विकास हुआ, किस किस तरह से राज्य बने, ये आपने देखे होंगे। ठीक है नहीं। तो देखिए प्राचीन भारत में राज्य का विकास धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से डेवलप हो गया, धीरे धीरे राज्यों का विकास होता रहा। जैसे जैसे लोगों को आवश्यकताएं लगी, उस तरह की आवश्यकता उसके अंदर ऐड होती चली गई। ठीक है नहीं। जब लोग एक साथ बसकर समुदाय में रहने लगे, पहले क्या होता था कि पहले लोग दूर दूर रहते थे, कोई यहाँ रह रहा है, कोई वहां रह रहा है। फिर बाद में जो लोग बाग है, जैसे जानवरों से बचने के लिए, कि भी जानवर हमला करते थे उस समय, तो उनसे बचने के लिए एक साथ समुदाय में, कॉलोनी में रहने लगे। ठीक है नहीं। और प्रारंभिक काल में लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे। शुरुआत में पहले लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी कुछ परंपराएं थी, उनका पालन करते थे। जब एक जगह मान ले कई परिवार रहते थे तो वो कुछ नियम कानून बना देते थे, उन्हीं नियम कानून को सब फॉलो करते थे। ठीक है नहीं। और जैसे जैसे उनका जीवन जटिल होता गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, तो उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। और उन्हें एक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी कि भाई कोई ऐसा होना चाहिए समाज में जो नेतृत्व कर सके इस समुदाय का, या इस कॉलोनी का कोई नेतृत्व कर सके। उन्हें ये आवश्यकता लगने लगी और इन्हीं आवश्यकताओं से राज्य का निर्माण हुआ। यही आवश्यकताएं थी जिनसे स्टेट बने। और स्टेट में आपको राजतंत्र और गणराज्य देखने को मिले। राजतंत्र और गणराज्य दोनों अलग अलग होते हैं। तो राजतंत्र में तो भाई राजशाही होती है, और गणराज्य में हम सभी मिलजुल कर एक व्यक्ति को अपना राजा चुनते हैं। तो इस तरह के दो राज्य वहां पर इस तरह के हुए, कहीं पर राजतंत्र, कहीं पर गणराज्य। इस तरह के राज्यों का वहां पर विकास देखा जाने लगा। ठीक है नहीं। और कौटिल्य जैसे, जो कौटिल्य जी एक प्राचीन आपके विचारक थे, आपके फिलोसफर थे, आपके जो है थिंकर थे, आपके इंडियन जो कौटिल्य थे, कौटिल्य के बारे में आपने सुना भी होगा, चाणक्य जिन्हें कहा जाता है। ठीक है नहीं। इन्होंने भी राज्य की उत्पत्ति को विभिन्न तरीकों से समझाया। इन्होंने भी जो थ्योरी दी है राज्य की उत्पत्ति की, उस पर विभिन्न तरीके बताए हैं। और राज्य के लोगों की सुरक्षा, शांति और सहयोग की आवश्यकता से बना। इन्होंने ये कहा कि भी राज्य वैसे ही नहीं बना, राज्य इसलिए बना क्योंकि लोगों को सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, सहयोग के लिए इसकी आवश्यकता होने लगी। और उन्होंने राज्य का विकास किया, राज्य बना। ठीक है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए धर्म और धार्मिक विश्वासों को भी राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। धर्म देखिए पहले के लोग जो थे वो धर्मों को मानते थे, जिस सभ्यता में रहते थे उस सभ्यता को मानते थे। तो धर्म का भी जो है राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। धर्म की अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि जो राजा है वो न्याय और ईमानदारी से शासन करना चाहिए। ये धर्म की अवधारणा थी कि जो राजा होगा वो धर्म के अनुसार न्याय करेगा, धर्म के अनुसार राज्य को पालन करेगा। और राजा को जनता का रक्षक माना जाता था। ये माना जाता है कि भाई राजा है वही जनता की रक्षा करेगा, और वो निरंकुश शासक नहीं होगा, वो जनता की भलाई के लिए ही सारे काम करेगा, प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारत का राज्य शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और व्यावहारिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। जो भी अब लोगों की जो आवश्यकताएं थी, जो प्रैक्टिकल नीड थी, जो मोरल वैल्यूज थी, उन्हीं से रिलेटेड आपके राज्य यहाँ पर आगे देखने को मिले। ठीक है नहीं। तो प्राचीन भारत में चार सिद्धांत है। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग थ्योरी देता है राज्य बनने की। जैसे कि इसमें एक सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, एक है शक्ति सिद्धांत, ये जिसे कि इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी जिसे रहस्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसे सामाजिक अनुभव सिद्धांत कहा जाता है। ये चार सिद्धांत राज्य को बनाने के लिए अलग अलग थ्योरी देते हैं। तो एक एक सिद्धांत को पढ़ते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे विकासवादी सिद्धांत की। विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति एकदम से नहीं हुई, राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे राज्य की आवश्यकता लोगों को लगने लगी। प्रारंभ में छोटे छोटे परिवार समूह में रहते तो प्रारंभिक जीवन बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय कोई नियम, कोई कानून, कोई सरकार नहीं थी, अपने अपने तरीके से लोग जीते थे। लेकिन समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोग रीति रिवाजों पर निर्भर थे। उस समय लोग अपने रीति रिवाज परंपराओं को मानते थे, जिससे कि दूसरों को दिक्कत नहीं होती थी। उन्हें सही गलत का ज्ञान था कि हाँ भाई परंपरा क्या कहती है क्या नहीं, उसका ही पालन सब करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, परिवार जो है आपका जो है वो आपका
ट्राइब्स और छोटे-छोटे विलेज में रहने लगा। तो यानी समूह जो है वो बढ़ते चले गए, लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और जब लोगों की संख्या बढ़ी, तो वो कृषि के विकास के साथ लोग एक स्थान पर बसने लगे। लोग कृषि करने लगे, लोग कृषि पर आधारित हो गए और जब लोग कृषि करते थे तो वो एक समुदाय में रहने लगे, एक मतलब गुट में रहने लगे। जब वो गुट में रहे विकासवादी सिद्धांत के अनुसार, इससे जीवन संगठित होने लगा और जब जीवन संगठित हुआ तो कुछ समस्याएं भी बढ़ी। देखिए जब जब कहते हैं कि जब 2 बर्तन एक साथ रहेंगे तो खड़केंगे ज़रूर। वही काम वहाँ हुआ, जब लोग संगठित होकर रहने लगे तो उनके बीच में झगड़े होने लगे, चोरी होने लगी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके जो है डिस्प्यूट समस्याएँ वहाँ पर बढ़ने लगी। ठीक है नहीं? तो इन्हीं वजह से क्या हुआ, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता पड़ी कि भाई कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा हमें नेतृत्व करे जो सही गलत का निर्णय कर सके, अगर कोई गलत काम करे तो सजा भी दे सके। इस तरह के नेतृत्व की वहां पर समस्या पड़ी। तो परिवार में जो मुखिया थे, जो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, उन्हें व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई और धीरे-धीरे सामूहिक निर्णय लेने के लिए मान लें किसी ने कोई गलत काम किया, तो पंचायत होने लगी, वहाँ पर लोग सभी बुजुर्ग इकट्ठे होकर सामाजिक न्याय करते थे और उसी से परिषदों का निर्माण हुआ। उसी से जैसे सरपंच जिन्हें कहा जाता है कि अभी पंच जिन्हें कहते हैं कि 5 व्यक्ति बैठकर किसी समस्या का समाधान करते थे, वो प्रथा इस तरह की चलने लगी। यही आपका जो है विकासवादी सिद्धांत कहता है कि भी इस तरह की चीजें चली और समाज के और अधिक जटिल होने पर राजनीतिक संस्थाएं भी मजबूत हो गई। जब समाज मजबूत हुआ, समाज बढ़ा, तो लोगों में इच्छाएं हुई कि भाई मैं मतलब जो है कर्ता धर्ता बनूं, मैं नेतृत्व करूं। लोगों में इस तरह की इच्छाएं जागृत होने लगी और जो छोटे-छोटे कस्बे थे वो राज्यों में बदल गए। लोगों ने लोगों से कहा भाई आप मुझे अपना चीफ बनाओ, अपना मुझे जो है नेतृत्व करने वाला बनाओ, मैं आपको जो है जो है सही निर्णय लूँगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। इस तरीके से जो है छोटे-छोटे कस्बे आपके जो है वो राज्यों में बदलते चले गए। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की इच्छाएँ बढ़ी, लोगों की नेतृत्व करने की शक्ति लोगों को मिली, तो धीरे-धीरे गाँव पहले शहर बने, शहर से फिर वो राज्य बनते चले गए और इसके बाद लोगों को उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए नियम बनाए गए, कुछ अधिकार स्थापित किए गए कि आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आपकी संपत्ति की रक्षा कैसे होगी और सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया राज्य के निर्माण में चलती रही। ठीक है नहीं? और अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन थ्योरी अगर मैं विकासवादी सिद्धांत की बात करूँ, तो इसके अनुसार यह है कि राज्य मानव समाज के निरंतर विकास और परिवर्तन का परिणाम है। जो राज्य का जो विकास हुआ, मानव जीवन जो था, उनमें निरंतर विकास और परिवर्तन देखने को मिला और लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जैसे कि सुरक्षा की आवश्यकता हुई, धन की सुरक्षा, चोरी ना हो, ठीक है नहीं? और समाज में समरसता बनी रहे, इन सभी आवश्यकताओं की वजह से क्या हुआ? इन सभी की वजह से राज्य का विकास हुआ। ठीक है नहीं? तो ये थी आपकी कौन-सी थ्योरी? ये थी आपकी इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी विकासवाद सिद्धांत। नेक्स्ट आती है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी ये कहती है कि जो राज्य का विकास हुआ बल के आधार पर हुआ। राज्य का विकास बल के आधार पर हुआ, ये कहता है फोर्स थ्योरी। नाम से पता चलता है देखिए। और इस विचार के अनुसार जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अकेला या छोटा लेकिन ताकतवर समूह, कोई ताकत मान लिया कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो या तो अकेला है या उसके साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जो वहां के लोग थे उन्होंने मजबूर किया कि आपको हमारे आदेश मानने पड़ेंगे, वरना हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, यहाँ से भगा देंगे। यानी बल पूर्वक उन्होंने जो है राज्यों की स्थापना की। धीरे-धीरे लोगों के ऊपर नियंत्रण उनका बढ़ता चला गया और उन्होंने उसे अपना राज्य बना लिया और बल के प्रयोग के बाद राज्य की सभी मूल तत्व जो है जैसे कि जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, सत्ता, वो सब वहां पर धीरे-धीरे वो बिल्ड कर देते, बना देते अपने मतलब शक्ति के आधार। ठीक है नहीं? चलिए। और प्राचीन समय में लोग छोटे-छोटे समूह या कबीलों में रहते थे, आप जानते ही हैं। ये कबीले भूमि, पानी, पहले लड़ाई किसकी थी? पहले लड़ाई थी जमीन की थी, पानी की थी, खाने की थी, कृषि की थी, इन सब की लड़ाई होती थी। लोगों को पेट भरना होता था और ज़्यादा इच्छाएँ लोगों की नहीं थी। ठीक है नहीं? तो इन्हीं सभी संसाधनों के लिए लोग-बाग आपस में लड़ते रहते थे और आपका जो है जैसे गायों के लिए, चरागाहों के लिए भी गाय जो है वो दूध देती थी, तो भी उनके लिए भी लड़ाई होती थी, जानवरों के लिए भी लड़ते थे, नदी के पानी के लिए लड़ते थे और इन सभी लड़ाई में एक बहादुर, एक शक्तिशाली योद्धा होता था। मान लिया कबीला जैसा होता था, कबीले में एक बहादुर योद्धा होता था, तो उसे कहते थे भैया दूसरे कबीले से तू ही हमें बचा सकता है, तू ही शक्तिशाली है, तो वो उसे अपना नेतृत्व करने वाला बना देते थे। तो वो अपने शक्ति के बल पर उन पर राज करता था। ठीक है नहीं? ये सब चलता था आपका शक्ति सिद्धांत में और अपनी शक्ति और साहस के कारण लोग उसका सम्मान भी करते थे। भाई जो उसे बचा रहा है कबीले को, दूसरे लोगों से बचा रहा है, युद्ध कर रहा है उनके लिए, लोग उसका सम्मान करते थे, उसे राजा की तरह रखते थे। और युद्ध के समय में नहीं बल्कि शांति के समय भी उसकी बात मानते थे। ऐसा नहीं कि वो केवल युद्ध के लिए था। कोई भी अगर शांति की बात होती थी, कोई किसी चीज़ पर विचार करना था, उस पर भी वो उसकी बात को मानते थे। और धीरे-धीरे वही योद्धा कबीला का नेता बन जाता था और बाद में राजा बन जाता था।
और जब राजा बन गया तो उसका जो कबीला, जो क्षेत्र है, जो उसकी भूमि है, वो उसका राज्य बन जाती थी। तो ये कहती थी शक्ति सिद्धांत, यानी आपका जो है फोर्स थ्योरी। और कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि राज्य मुख्य रूप से एक सैन्य नेता होता था। ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि राजा वो होता था जो एक सैनिक भी होता था, एक सैन्य नेता होता था, वो सैन्य मतलब जो है सेना का नेतृत्व भी करता था। आपने देखा होगा पहले भी भाई कि भाई अगर कहीं युद्ध होता था तो राजा सबसे आगे चलता था, सेना के साथ चलता था नहीं। तो यही माना जाता है कि राजा जो था वो सैन्य नेता भी होता था। और भले ही प्राचीन विचारकों ने बल सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से नहीं समझाया, मतलब जो है, जो प्राचीन हमारे जो विचारक थे, उन्होंने शक्ति सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से नहीं समझाया, लेकिन स्पष्ट है कि राज्य के प्रारंभिक निर्माण में बल का महत्वपूर्ण योगदान था। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते कि नहीं, ऐसी थ्योरी नहीं थी। इस तरह की थ्योरी भी थी कि बल के सिद्धांत पर लोगों ने राज किया, ठीक है नहीं। और फिर इसके बाद आपका आता है रहस्यात्मक दैवी दैवी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि भी जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो ईश्वर की इच्छा से हुई है, और जो राजा है, जो राजा वहां पर राज कर रहा है, उसे भी ईश्वर ने भेजा है, ठीक है नहीं। और वो राजा ईश्वर का रूप है, उसके अंदर एक दैवी शक्ति है। ये सब जो है रहस्यात्मक दैवी सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। और इसलिए राजा को साधारण मनुष्य नहीं माना जाता था, उसे एक पवित्र श्रेष्ठ व्यक्ति समझा जाता था। यही समझा जाता था कि ये भगवान के दूत है और भगवान ने हमारी रक्षा के लिए इन्हें भेजा। ये लोगों के विचार थे, ठीक है नहीं। और प्राचीन भारत में जो राजा था उसे दैवी या अर्धदैवी शक्ति माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि स्वयं राजा राजा को शासन करने के लिए भगवान ने चुना, भगवान ने भेजा है, ये लोग मानते थे। और राजा में इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं की शक्तियां होती थी। ये वो मानते थे कि इनके अंदर इंद्र की देव शक्ति भी है, वरुण की शक्ति भी है, अग्नि देवता की शक्ति भी है। लोगों के मन में ये विचार थे अपने राजा के प्रति, ठीक है नहीं। इसलिए इसे रहस्यात्मक सिद्धांत कहा गया। और इस कारण भाई जब आप किसी को भगवान के बराबर मानेंगे तो उसे लोग सम्मान बहुत देते थे, बहुत ज्यादा सम्मान उन्हें मिलता था, ठीक है नहीं। तो उनके आदेश, राजा का आदेश को मानना वो अपना कर्तव्य समझते थे। वो समझते थे कि अगर हम इनका कहना नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। ये उनका विचार था। और राजा की अवज्ञा करना वो अपमान और पाप समझते थे, ठीक है नहीं। बुद्ध से पहले के समय में राजाओं को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। जब बुद्ध का जो जो बुद्धि बौद्ध धर्म आया, बुद्ध के जन्म से पहले राजाओं को बहुत अधिक सम्मान मिलता था। और बड़े बड़े यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान राजा की छवि को और मजबूत करते थे। राजा बड़े बड़े यज्ञ करता था, बड़े बड़े अनुष्ठान करता था, तो सभी जो है उन्हें भगवान का ही रूप इसलिए मानते थे कि भाई ये तो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, देखो कितने बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, ये सच में ही भगवान का एक रूप है, उन्हीं का एक दूत है। और कई राजाओं को देव भी कहा जाता था। देव की उपाधि भी कुछ राजा को हम करते थे। और कई स्टेट तो ऐसे थे जहां पर राजा की पूजा भी होती थी, उसके मंदिर भी होते थे, ठीक है नहीं। तो ये था आपका रहस्यात्मक सिद्धांत। यहाँ पर दरबारी और पुरोहित इन विश्वासों को फैलाकर राजा की शक्ति को मजबूत करते थे। राजा के जो दरबारी होते थे, जो पुरोहित थे, वो सभी लोगों में जा जाकर इस बात को पुख्ता करते थे कि भी राजा जो है वो भगवान के द्वारा ही भेजा गया एक दूत, ठीक है नहीं। और इससे क्या होता था, जनता में आज्ञाकारिता पैदा होती थी, जनता में विद्रोह नहीं होता था, जनता उनकी हर बात का पालन करती थी, ठीक है नहीं। और उनकी किसी भी मान लिया जो राजा के आदेशों पर कभी प्रश्न नहीं उठाती थी कि भी राजा ने जो भी निर्णय ले लिया ठीक ले लिया, उनकी यही सोच, ठीक है नहीं। और कानून और दंड को भी अगर मान लिया भाई कोई ला बना, कोई दंड किसी को दिया गया, तो लोग ये समझकर ग्रहण कर लेते थे कि भाई ये ईश्वर का ही आदेश है, ठीक है नहीं। विरोध नहीं करते थे। अगर किसी को मृत्यु दंड भी दे दिया तो व्यक्ति ने उसे अपना लिया कि भाई ये ऊपर वाले भगवान का आदेश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतनी मतलब राजा को मानते थे। और यहाँ पर देखिए बाद में जैसे कौटिल्य जैसे विद्वान ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कौटिल्य जैसे विद्वानों ने लिखा कि भाई ये पूरी तरह थ्योरी सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से हुआ। उन्होंने इसका कुछ हद तक विरोध भी किया, कुछ हद तक समर्थन भी किया। और इनके अनुसार जनता में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह एक प्रचार मात्र था। कौटिल्य जी ने यह कहा कि जो ये थ्योरी आप बता रहे हैं, ये थ्योरी केवल इसलिए थी जिससे लोगों में विद्रोह की भावना ना हो और लोग अपना शांतिपूर्वक जीवन जीते रहे और राजा की अवज्ञा न, ठीक है नहीं। और इस प्रकार रहस्यात्मक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को ईश्वर और धर्म से जोड़कर समझा जाता है। इस सिद्धांत में यही समझाया गया है कि राज्य को किससे जोड़ा गया है, राज्य को जोड़ा गया है किससे, धर्म से और ईश्वर, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं फोर्थ थ्योरी। फोर्थ थ्योरी थी संविदा और सिद्धांत, यानी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि भाई लोगों ने, भाई जब लोग एक साथ इकट्ठे होकर रहने लगे तो उन्हें आवश्यकताएं होने लगी, सुरक्षा की आवश्यकता होने लगी, परिवार की सुरक्षा, अपनी भूमि की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, ठीक है नहीं। और किसी तरह का कोई अपवाद अगर होता है, किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, कोई कुछ गलत काम करता है तो उस पर निर्णय लेने की क्षमता, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक व्यक्ति को चुना, जो उन्हें लगा भाई ये सही व्यक्ति है
और हम ये क्या करते हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप 2 साल के लिए हमारा नेतृत्व करो, हमें सुरक्षा प्रदान करो, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा गया। ठीक है नहीं? तो देखिए संविदा सिद्धांत जिसे सामाजिक अनुबंध अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, यह बताता है कि राज्य की और सरकार की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य लोगों द्वारा अपने हित के लिए बनाया गया था। राज्य लोगों ने खुद बनाया, जो सुरक्षा के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। शुरुआत में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, लेकिन उस समय कोई सरकार, कोई कानून, कोई शासन की व्यवस्था नहीं थी और हर व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्रता, वो जो चाहता था वो करता था। ठीक है नहीं? लेकिन बाद में यह जीवन सुरक्षित नहीं था, जीवन और संपत्ति की कोई रक्षा नहीं करता था। बाद में यहाँ पर ही दिक्कतें आने लगी और शक्तिशाली लोग कमजोरों को नुकसान पहुंचाने लगे। जो शक्तिशाली था वो कमजोरों पर जो है हानि उन्हें करने लगा, उन्हें नुकसान पहुंचाने लगा और समाज में डर, हिंसा, असुरक्षा फैली हुई थी। ठीक है नहीं? तो इसी डर, इसी असुरक्षा और इसी हिंसा के लिए लोगों में यह हुआ कि भाई जीवन खतरनाक हो गया और उन्होंने महसूस किया कि सुरक्षित जीवन के लिए शांति और सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपको सुरक्षित जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो शांति और सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। ठीक है नहीं? तो वहां पर लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया और इस समझौते को सामूहिक अनुबंध कहा गया। इसके तहत कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता छोड़कर एक सामान्य सत्ता के पालन करने पर सहमति जताई। किसी व्यक्तित्व को नेतृत्व किया गया, भाई तुम नेतृत्व करो और हम तुम्हारे अनुसार ही चलेंगे, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर हमें सुरक्षा देनी है। ठीक है नहीं? और सरकार को अपनी शक्ति जनता की सहमति से मिली, यानी सरकार जो बनी वो जनता ने खुद बनाई कि आप हमारी सरकार है, आप चलाओ यहाँ। ठीक है नहीं? और थॉमस होब, जॉन लॉक और रूसो जैसे प्रसिद्ध विचारकों ने इस सिद्धांत की अलग अलग व्याख्या की है। सबके अलग अलग मत है इस थ्योरी को लेकर। ठीक है नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद अगर सरल शब्दों में मैं लास्ट में इसके बारे में एक लाइन कहूं तो यही कहूंगा कि राज्य लोगों की सुरक्षा, शांति और बेहतर जीवन की आवश्यकता के कारण अस्तित्व में आया। सरकार जनता की सेवा के लिए होती है और उसकी शक्ति जनता से ही आती है, यानी जनता अपनी सरकार खुद चुनते हैं, जैसे कि हम चुनते हैं, हम वोट डालते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि हम 5 साल के लिए आपको देश चलाने के लिए दे रहे हैं, आप हमें सुरक्षा दो, हमारी जो है मतलब जो है शांति बनी रहे देश में, इस सब के लिए हम एक सरकार को चुनते हैं। तो यही कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आज भी यूज होती है। अब आते हैं देखिए प्राचीन भारत में राज्य गठन के चरण। राज्य गठन के चरण कितने थे? मैंने आपको बताया था कि भाई राज्य जो गठन हुए वो धीरे धीरे हुए और उसके 6 प्रमुख चरण माने जाते हैं। कितने? 6 चरण माने जाते हैं। वो 6 चरण क्या है? पहली बात आती है, फर्स्ट स्टेज आती है ट्रिबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, यानी जनजातीय सैन्य लोकतंत्र। ये प्रथम चरण माना गया राज्य बनना। जब राज्य बने तो राज्य बनने में प्रथम चरण ये माना गया। इसमें क्या था कि भाई ये राज्य का प्रथम चरण था, इसमें लोग जनजातियों में रहते थे, जनजातियों में रहते थे और महत्वपूर्ण निर्णय जो होते थे वो जनजातियों की सभाओं में ले जाते थे। मान लिया कोई भी निर्णय लेना होता था तो हर एक जनजाति की एक सभा होती थी, वो एक मीटिंग करते थे और उस मीटिंग में क्या करते थे? मीटिंग में निर्णय लेते थे और युद्ध और सुरक्षा मुख्य कार्य। तो उस समय युद्ध और सुरक्षा कि परिवार की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा हो और भाई अगर कोई हम पर हमला करे तो उसके लिए युद्ध कैसे करना है, यही मुद्दे उस समय थे। इस समय जब फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं, महिलाओं को भी कुछ स्थान प्राप्त था, महिलाएं भी सभाओं में जो है हिस्सा लेती थी और स्थायी राजा या प्रशासन नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि भी एक स्थायी राजा था या प्रशासन था, जो भी शक्तिशाली लगता था कबीले के अंदर उसे ही अपना प्रधान चुना जाता था। और यह चरण मुख्यतः प्रारंभिक ऋग वैदिक काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये जो फर्स्ट चरण है जिसके जनजातीय सैन्य लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, इसे ऋग वैदिक काल से जोड़ा गया। ठीक है नहीं? अब आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण यानी जनजाति व्यवस्था का पालन। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण में देखिए जो जनजातीय व्यवस्था थी वो कमजोर होने लगी। ठीक है नहीं? लोगों को असुरक्षा महसूस होने लगी, अशांति होने लगी। तो जब कमजोर होने लगी तो जो क्षत्रिय और सामान्य व्यापारी वर्ग थे उनके बीच संघर्ष बढ़ने लगे। भाई जो सामान्य व्यापारी थे वो व्यापार करते थे, क्षत्रिय उन्हें लूट लेते थे। ठीक है नहीं? मान लो कोई व्यापारी व्यापार करके आया, रास्ते में क्षत्रियों ने उसे लूट लिया, क्योंकि क्षत्रिय क्या थे? वो अस्त्र शस्त्र लाने में जो थे अच्छे थे। ठीक है नहीं? तो इन तरह की दिक्कतों के लिए राजाओं को फिर ब्राह्मणों का समर्थन मिला। राजाओं को ब्राह्मणों का समर्थन मिला, राजाएं बनाए गए। ब्राह्मणों ने जो है, जो ब्राह्मण के जो पुरोहित वर्ग थे, उन्होंने कहा कि इन चीजों से बचने के लिए भी व्यापारी वर्ग क्षत्रियों में इस तरह की दुर्घटना ना हो, इनसे बचने के लिए वो ब्राह्मणों ने राजाओं को जो है समर्थन दिया। और समर्थन देने के बाद यहाँ से पहली बार टैक्स लगाया। यहाँ से ये कहा गया जो सामान्य वर्ग के व्यापारी थे, ठीक है नहीं, कि आप व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी पैसा आप कमाएंगे उसका 10%, 5%, 20% आपको हमें देना पड़ेगा। तो लोग वाग उसमें राजी हो गए कि चलो ठीक है भैया, सारा लूटने से अच्छा है कि 20% हम इन्हें दे देंगे। तो ये व्यवस्था चली और यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत द्वितीय चरण से ही देखने को मिलती है। इस चरण में जो आप आपका तीसरा चरण आता है, देखिए ये दूसरा चरण हुआ। दूसरे चरण में
भाई लोगों ने राजा बनाए, ब्राह्मणों ने उसका सपोर्ट किया, उसके बाद जो है व्यापारियों ने सपोर्ट किया, जो क्षत्रिय थे उन्हें राजाओं ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया, ठीक है नहीं, उन्हीं की सुरक्षा में वो क्षत्रिय खड़े कर दिए जो लूटपाट मचा रहे थे, और यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद आती है तृतीय चरण। तृतीय चरण में पूर्ण विकसित राज्य का निर्माण। इस चरण में वास्तविक राज्य को गठन हुआ। वास्तविक राज्य को गठन में कौशल और मगध जैसे बड़े क्षेत्र इसी समय उभरे। जो कौशल जो राज्य था, मगध राज्य था, वो इसी समय के उभरे हुए हैं तृतीय चरण में। उत्तर पश्चिम भारत और हिमालय क्षेत्र में जनजाति सामूहिक रूप से शासन करते थे। सब लोग सामूहिक रूप से रहने लगे और सब लोगों का एक राजा होता था, शासक होता था, और उस इसमें यहाँ पर स्थानीय सेनाएं भी बनाई गई जो बॉर्डर की रक्षा करती थी, इंटरनल अफेयर की रक्षा करती थी, उसके लिए सेनाएं बनाई गई। यहाँ से धीरे धीरे राज्य का विकास होने लगा, राजा हुए, टैक्स लेने लगे, सेना बनने लगी, सब चीजें धीरे धीरे अस्तित्व में यहाँ पर तृतीय चरण में आने लगी, और भूमि राजस्व वसूली की संगठित व्यवस्था की गई कि जो भी खेती करता था, जिसे भी हमने भूमि अलॉट कर दी, वो खेती कर रहा है, उससे भी लगान वसूलने का काम यहाँ पर शुरू किया गया, और यहाँ से एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती थी। उसके बाद फिर चतुर्थ चरण आया मौर्य काल। मौर्य काल की अगर बात करूं तो मौर्य काल कौटिल्य से जुड़ा हुआ है। जहां भी मौर्य काल की बात होगी वहां पर कौटिल्य का जिक्र, चाणक्य का जिक्र जरूर होगा, और चाणक्य के समय में सबसे ज्यादा मजबूत जो थी राज्य व्यवस्था थी, क्योंकि चाणक्य नीति आज भी अपनाई जाती है। यह चरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, और प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। जो प्रशासन था वो सेंट्रलाइज था, एक सिस्टम था, एक पूरा सिस्टम चाणक्य ने बनाया था, और शक्तिशाली नौकरशाही काम करते थे। जैसे कि यहाँ पर आईएएस आईपीएस बनाए जाते हैं, तो ये भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी अब चलती है, एक शक्तिशाली नौकरशाही बना जाती है, जिले को चलाने के लिए, तहसील को चलाने के लिए, गांव को चलाने के लिए, ठीक है नहीं, और आसपास के जो राज्य के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को ये नियंत्रित करते थे, और राजा के पास सबसे अधिक शक्ति और अधिकार होते थे, राजा ही हर चीज का निर्णय करता था। तो फोर्थ स्टेज में यहाँ पर चीजें सेंट्रलाइज होने लगी और नौकरशाही चलने लगी, ठीक है नहीं, यानी जैसे कि भाई दरबारी जो होते थे, दरबारी की जगह उन्होंने क्या रखा, नौकरशाही, डीएम, एसडीएम, एसपी, इस तरह की पोस्ट बनानी शुरू कर दी, ठीक है नहीं। और इस चरण में आपका जो पंचम चरण आया, पंचम चरण में आया विकेंद्रित प्रशासन। ये आपका आया जो है मौर्य साम्राज्य के बाद। मौर्य साम्राज्य के बाद जो सेंट्रलाइज हमने नौकरशाही को स्थापना की थी, वो यहाँ पर कमजोर होने लगी। इन्होंने यहाँ पर आगे सिस्टम को बिगाड़ दिया, ठीक है नहीं। और यहाँ पर नगरों, सामंतों और सैन्य अधिकारियों का प्रभाव बढ़ा। सामंत क्या होते थे, सामंत होते थे भाई किसी राजा ने किसी को भूमि दे दी कि चलिए भूमि का टुकड़ा तेरा, आप इस भूमि में कुछ भी करो, हमें तो इतने परसेंट लगान दे दो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, मतलब जैसे निजीकरण जिसे कहा जाता है, निजीकरण शुरू करा कि सरकारी भूमि को लोगों को देना शुरू करा, और उनसे कहा कि तुम इसमें कुछ भी करो, बस हमें टैक्स देते रहो, हम अपना राज्य चलाते रहेंगे। तो उन्होंने नौकरशाही खत्म कर दी, नौकरशाही की जगह सामंत आ गए, ठीक है नहीं। और यह प्रवृत्ति उत्तर भारत और दक्षिण दोनों में दिखाई दी। उत्तर भारत और दक्षिण में दोनों में यह प्रवृत्ति लागू हुई, और राजा की सत्ता को बनाए रखने के लिए उसे दैवीय स्वरूप दिया गया। यहाँ पर राजा को यह कहा गया, जो मैंने दैवीय थ्योरी बताई थी कि एक मतलब भगवान का दूत है, इसकी बात हमें माननी चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। उसके बाद छठा चरण आया जिसे अंतिम चरण कहा गया, ये आया गुप्त काल के समय में। जब गुप्त साम्राज्य में हुआ, तो गुप्त साम्राज्य में जो हुआ, भूमि अनुदान का प्रचलन बढ़ा। सामंतों, पुरोहितों को प्रशासनिक और कर संबंधी अधिकार मिले। जो आपके कर संबंधी जो जो अधिकार थे, प्रशासनिक अधिकार थे, वो यहाँ सामंत और पुरोहित करते थे। पुरोहित जो राजा के दरबारी थे, सामंत जिन्हें भूमि दान में दी गई थी कि भाई आप इसे भूमि को उपजाओ, वो सारा काम करने लगे, ठीक है नहीं। और सब पोस्टें खत्म हो गई, बस पुरोहित और सामंती पूरे शासन को चलाने लगे, और इस व्यवस्था को प्रोटो सामंती शासन व्यवस्था भी कहा गया। और इसी से भारत में सामंतवाद की नींव पड़ी। जो सामंतवाद, जिन्हें आज में जैसे कहते हैं ना भाई, बाद में जो है एक एक व्यक्ति के पास हजार हजार बीघे भूमि, दो दो हजार बीघे भूमि होती थी, तो राजा उन्हें दे के रखता था, ठीक है नहीं, उनकी अपनी नहीं होती थी, ये जमींदारी कहा जाता था। तो जमींदारी की जो नींव थी वो यहीं से पड़ी, लास्ट स्टेज से, यहीं से जमींदारी शुरू हुई। अब आती है किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया, नया टॉपिक आता है कि भाई प्राचीन भारत में राजतंत्र कैसा था। तो देखिए, प्राचीन भारत में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता था, राजा को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, और वही सरकार का मुखिया और सत्ता का प्रतीक होता था। सिंबल वही था कि भाई राजा ही सब कुछ है, राजा को सब कुछ माना जाता था। और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा राज्य का मुख्य अंग माना गया है। जैसे मानव शरीर में सर होता है, जैसे मानव शरीर में सर इंपोर्टेंट होता है, इसी तरीके से किसी भी राज्य में कौटिल्य ने माना है कि राजा एक शरीर के, अगर राजों को मतलब राज्य को शरीर माना जाए, तो राजा उसका सर है, राजा मतलब सबसे मेन पार्ट है, ठीक है नहीं, ये माना गया। और राजा के बहुत सारे कर्तव्य होते थे। राजा का कर्तव्य होता था कि बाहरी शत्रुओं से
सुरक्षा करे अपनी जनता की। आंतरिक खतरे जैसे चोरी, विद्रोह, अपराधी से जनता की रक्षा करे। राजा अपनी प्रजा के लिए भी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता था कि भाई प्रजा की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा भी को भी राजा को ही करना था। और वो सुनिश्चित करता था कि भाई जितने भी सामाजिक रीति रिवाज है, जितनी परंपराएं हैं, नियम कानून है, उनका सही ढंग से पालन किया जाए, ये सब राजा ही सुनिश्चित करता था। ठीक है नहीं? और राजा जो है व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिससे कि राज्य में किसी भी तरह का विद्रोह वगैरह ना हो। और जाति और वर्ग व्यवस्था की, हर एक जाति, हर एक वर्ग व्यवस्था की वो अच्छे से जो है रक्षा करता था। और जो भी सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ता था उसे दंड भी देता था। उसे दंड देने का काम भी राजा का ही होता था। ठीक है नहीं? और देखिए पारिवारिक व्यवस्था की रक्षा करना और व्याभिचार जैसे अपराधों को दंडित करना, पारिवारिक संपत्ति का न्यायपूर्ण उत्तराधिकारी सुनिश्चित करना, सब कुछ राजा कर्तव्य था। किसी के घर में भी अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मामले को सुलझाने का काम कौन करता था? राजा करता था। तो राजतंत्र जो है प्राचीन भारत में बड़ा अच्छा देखने को मिला। राजा जो है इसके साथ साथ कमजोर वर्ग का जो है वो भी ध्यान रखता था कि भी जो गरीब है, जो कमजोर है, अपंग है, उनके लिए क्या किया जाए। विधवाओं और अनाथ की जो जिम्मेदारी वो भी राजा की होती थी। जो विधवा है, जो अनाथ है, उसके लिए राजा ही पिता होता था, राजा ही उसका सब कुछ काम करता था। गरीबों को, अमीरों को शोषण से बचाना, ये भी राजा का काम था कि भी गरीब, जो अमीर को जो है वो गरीबों को ना सताए। अत्याचार भ्रष्टाचार वालों को दंड भी देता था राजा। कोई अत्याचार कर रहा है किसी पर, कोई जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, उसे दंड देना। और अमीरों को चोरी और डकैती जैसे अपराधों से भी सुरक्षित रखना राजा का ही काम था। तो राजा के बहुत सारे कर्तव्य थे। धर्म की रक्षा करना राजा का काम था। उसके शासन काल में जितने भी धर्म लोग यूज करते थे, जितने भी धर्म अपनाते थे, उन सभी धर्मों की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य होता था। ब्राह्मणों, मंदिरों, मठों और गैर परंपरागत संप्रदायों को दान देना, भूमि देना, ये सब काम भी राजा का होता था। ठीक है नहीं? मंदिर बनवाना या जिस धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनवाना, गुरुकुल बनवाना, ठीक है नहीं? विद्वानों को जो है दान देना, ये सब काम राजा के होते थे। और राजा सभी धर्मों का सम्मान करता था। ऐसा नहीं कि राजा जिस धर्म का होता था उसी धर्म का सम्मान करता था। उसके लिए सभी धर्म समान होते थे। सबका सम्मान वो करता था और सबको शांतिपूर्ण विकसित होने का अवसर भी देता था। ठीक है नहीं? ऐसा नहीं था कि भाई एक ही धर्म के लिए जो उसका धर्म था उसी को करता था। और लोगों के बीच में जो भी मतलब जो है विवाद होते थे उनका निपटारा भी राजा ही करता था। ठीक है नहीं? तो ये थे आपके राजा के देखिए बहुत सारे जो है किंगशिप जो थी, राजा जो राजतंत्र था, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और अर्थशास्त्र के अनुसार, अगर कौटिल्य के अनुसार मैं बात करूं, राजा को सदैव जनता के लिए सुलभ होना चाहिए और शीघ्र और निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। राजा जनता के लिए हमेशा रेडी रहे और उसे निष्पक्ष, यानी जो है जो भी आपका जो भी वो आपका जो है क्या कहते हैं उसे, जो न्याय कर रहा है, वो न्याय आपका जल्दी होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। फेयर जस्टिस और क्विक जस्टिस होना चाहिए। और जनता की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाना चाहिए। जैसे आज भी विधायक सांसद जनता दरबार लगाते हैं हफ्ते 10 दिन में, तो वही थ्योरी पहले भी यूज होती थी। और आदर्श राजा वही माना जाता था जो जनता के कल्याण के लिए काम करता है। जो जनता के लिए कल्याण के काम कर रहा है उसे ही आदर्श राजा माना जाता था। ठीक है नहीं? और अशोक जैसे राजा, जैसे सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, ये प्रजा को अपनी संतान मानते थे और उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। सम्राट अशोक बड़े ही अच्छे थे इस मामले में, अपनी प्रजा का बड़े अच्छे से ध्यान रखते थे। और राजतंत्र का सर्वोच्च आदर्श चक्रवर्ती सम्राट बनना था, जिसका राज्य विशाल और एकीकृत होता था। यानी राजतंत्र में राजा ये सोचता कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कि जितने भी उसके आसपास के राजा हैं वो सब उसका सम्मान करें, उससे लड़ाई ना करें। ठीक है नहीं? और उसके क्या मतलब जो है उनसे मित्रता उनकी हो, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और समय के साथ राजाओं की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है नहीं? बढ़ती चली गई। 500 ईसा पूर्व के बाद, 500 ईसा पूर्व के बाद राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है नहीं? और सेना, खजाना, प्रशासन उनके नियंत्रण में आ गया। बड़ी बड़ी सेना बना ली, खजाना भर लिया, पैसा ही पैसा हो गया और पूरा प्रशासन राजा के कंट्रोल में चलता था। राजाओं की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले तो वो लोगों की सेवा ही करते थे कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए हूँ, लेकिन फिर वो शासन करने लगे, शासक बन गए। ठीक है नहीं? धीरे धीरे। और जो मंत्री बनते थे, भाई जितने भी मंत्री बनते थे जो है दरबार में, वो सब राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। राजा सबको अपना अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग काम दे देता था। और इस प्रकार प्राचीन भारत में राजतंत्र कर्तव्य, न्याय, सुरक्षा और जन कल्याण पर आधारित था। ठीक है नहीं? तो ये था पुराने भारत में राजतंत्र, कि राजा के क्या काम थे, उसका डिस्कस मैंने यहाँ पर किया। इसके बाद आता है देखिए प्राचीन भारत में मंत्री परिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एंशिएंट इंडिया। मंत्री परिषद, जो मंत्री राजा द्वारा बनाए जाते थे, उनकी क्या स्थिति थी पुराने प्राचीन भारत में, उसका जिक्र करेंगे। ये क्या स्थिति थी? तो देखिए प्राचीन भारत में राजा अकेला शासन नहीं करता था। वो क्या करता था, वो शासन को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। और कोई भी बड़ा काम, विशेष रूप से राज्य को चलाने का जो काम होता था, अकेले व्यक्ति द्वारा सही ढंग से नहीं किया जाता था। कोई भी बड़ा काम, मान लिया अगर नरेंद्र मोदी चाहे कि पूरे देश को मैं ही चला लूं, नहीं चला सकते।
उन्होंने भी हर एक काम के लिए अलग अलग मंत्री बनाए। हर एक मंत्री अपना अपना काम देखता रहता है और मंत्रियों को शासन का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता था कि मंत्रियों से ही शासन चले। लेकिन वो आज्ञा राजा की मानते थे, राजा जो उन्हें आदेश देता था चलते उसी के अनुसार थे। लेकिन राजा ने अपना काम को डिवाइड कर देता था मंत्रियों, ठीक है नहीं। और महाभारत और मनुस्मृति की अगर बात करें, महाभारत और मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी मंत्रियों के महत्व को बताया गया। आपने भी महाभारत रामायण कोई भी पुराना इस तरह का नाटक देखा होगा, उसमें मंत्रियों की एक अलग ही भूमिका होती थी, हर चीज का मंत्री एक अलग होता था। और महाभारत में देखिए ये भी कहा गया है कि राजा अपने मंत्रियों पर उसी प्रकार निर्भर रहता है जैसे पशु वर्षा के लिए बादलों पर निर्भर रहता है। जैसे पशु है या खेती है, वो सब बादलों, भाई अब तो चलो बहुत सारे साधन हो गए पानी के, लेकिन पहले सब बादलों पर ही निर्भर रहते थे। तो वही स्थिति जो पशु और कृषि की बादलों के प्रति थी, वही स्थिति आपकी किसकी थी, राजा की मंत्रियों को लिए थी, ठीक है नहीं। और मनुस्मृति के अनुसार जब कोई काम अकेले किया जाता है तो वो सरल कार्य भी कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम किसी काम को एक टीम वर्क के साथ करते हैं तो काम आसान हो जाता है। और बिना मंत्रियों की सहायता से विशाल एक बड़े राज्य को चलाना बड़ा ही असंभव हो जाता है। आप अगर आप चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की बात करो तो उन्होंने भी बहुत सारे मंत्री बनाए, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने नीचे लोग जो है इस तरह मंत्री परिषद बनाते हैं। और काउंसिल ऑफ इंडिया को मंत्री परिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया या को मंत्री परिषद कहा जाता है। और इनके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट में भारत में भी मंत्रियों की संख्या अलग अलग रहती है, ठीक है नहीं, कि यहाँ मैक्सिमम कितने मंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूं पुराने राज्य में 7 से 37 के बीच होती थी। जो छोटे राज्य होते थे वो 7 मंत्री बना लेते थे। जैसे जैसे राज्य बड़ा होता चला जाता था उनके मंत्रियों की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जाती थी। और मंत्री परिषद के 2 रूप होते थे, जैसे आज भी 2 रूप होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होती है, एक जो है एक आपकी 2 मीटिंग होती है, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर और एक आपकी जो जितने भी मंत्री होते हैं उनकी मीटिंग होती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होती है उसमें कुछ मतलब सिलेक्टेड लोग रहते हैं और जो आपकी दूसरी परिषद रहती है उसमें सभी मिनिस्टर आते हैं। तो इसी तरीके से ये जो मंत्री परिषद के रूप थे ये पहले भी थे। एक बड़ी परिषद जिसे कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता था, सभी मंत्री होते थे। दूसरी छोटी समिति जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता, आधुनिक मंत्रिमंडल की तरह कार्य करती थी। यानी एक तो बड़ी परिषद थी, बड़ी परिषद में सभी मंत्री आते थे और छोटी परिषद में सिलेक्टेड मंत्री आते थे जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की उपाधि दी जाती थी, ठीक है नहीं। और परिषद के अनुसार सदस्यों में पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल थे। तो पहले इस तरह की पोस्ट थी, अब फाइनेंस मिनिस्टर तो अब इंग्लिश में आ गई। पहले पुरोहित, सामंत, युवराज, सेनापति यही सब जो है मंत्रिमंडल में आते थे। जैसे कोई सेनापति है, सेनापति को भैया रक्षा मंत्रालय दे दिया। कोई पुरोहित है, उसने कहा भी तुम वित्त मंत्रालय संभालो। कोई सामंत है, उसने कहा भाई आप कृषि मंत्रालय संभालो। तो इस तरह से जो है सब लोगों को काम बांट दिए जाते थे, ठीक है नहीं। और मंत्री परिषद का मुख्य कार्य राजा को सलाह देना होता था। कोई भी मतलब मुद्दा आए सुरक्षा को लेके, पैसे को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो हर एक मंत्री राजा को सलाह देता था। और मंत्री स्वतंत्र और निर्भीक होकर बिना डरे राजा को अपनी सलाह दे सकता था। और राजा से की यही अपेक्षा की जाती थी कि राजा उनकी सलाह पर गंभीरता से विचार करे। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो मंत्री से सलाह ले, उस पर विचार करे। और मंत्री परिषद केवल औपचारिक संस्था नहीं थी कि औपचारिक संस्था थी कि केवल नामचारियों को बना दिए। वो मतलब एक इंपोर्टेंट पार्ट होती थी। वो कई बार स्वयं भी निर्णय ले सकती थी और राजा का कोई आदेश था, उस आदेश में उन्हें लगता है कि संशोधन करना है, उसके लिए भी वो राजा को कह सकते थे, सिफारिश करते थे कि भाई इसमें आपको ये चेंज करना पड़ेगा, इससे प्रजा को समस्या हो रही है। ये काम कौन करते थे? मंत्री परिषद करती थी। इस प्रकार मंत्री परिषद प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। और राज्य को सुचारू रूप से विवेकपूर्ण ढंग से चलाने के लिए मंत्री परिषद जो थी, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल थी, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थी किसकी? राज्य की। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आज दो चीजें होती हैं। एक तो सरकार में मंत्री होते हैं और एक होते हैं डीएम, एसपी, एसएसपी, जो आपका जो प्रशासनिक तबका होता है। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में प्रशासन किस तरीके का था, किस तरीके का प्रशासन देखने को मिलता था, कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलती थी, ये सब चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो इस टॉपिक में आपका यही रहेगा। देखिए, प्राचीन भारत में प्रशासन व्यवस्था बहुत मजबूत थी, विशेष रूप से मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था को सेंट्रलाइज किया गया। हर एक गांव के लिए, हर एक शहर के लिए प्रशासनिक जो प्रशासनिक जो जिम्मा था वो किसी ना किसी को दिया गया। और यहाँ से जो प्रशासन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य के साथ सबसे ज्यादा जानकारी प्रशासन की मिलती है। आज भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कौटिल्य, चाणक्य के ग्रंथों से ही ली गई है। और इससे जो ये होता है कि मौर्य काल में सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया प्रशासनिक व्यवस्था का। और यहाँ पर राजा जो है, राजा सर्वोच्च पद जो होता है वो सर्वोच्च होता था। वह जितना भी प्रशासन था वो राजा के अंडर में ही काम करता था।
फिर भी वो अकेला शासन नहीं करता था, वो मंत्रि परिषद के साथ-साथ अधिकारियों की भी नियुक्ति करता था। मंत्रि परिषद अलग होते थे, अधिकारी अलग होते थे और अधिकारी सावधानी पूर्वक चुने जाते थे। अधिकारी के लिए एक टेस्ट होता था, और उन्हें जो है संचालन की जिम्मेदारी दी जाती थी कि भाई ये संचालन आप करो, ये आप करो, ठीक है नहीं? जैसे कि भाई मंत्रि परिषद को भी अपने नीचे पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता होती थी, तो मंत्रि परिषद के नीचे जो आपका प्रशासन है, जो वो काम करता था। और अर्थशास्त्र में 18 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, 18 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। और ये अधिकारी वित्त, सेना, न्याय, विदेशी नीति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते थे। यानी 18 प्रमुख अधिकारी बताए हैं, किसमें? प्रशासन में, कि 18 प्रमुख अधिकारी होते हैं। इनके अतिरिक्त 27 अध्यक्ष थे। 27 अध्यक्ष, जैसे कि आपने देखा होगा भी कुछ सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बहुत सारी सोसाइटी रहती है आज के समय भी, जिनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस तरह के 27 अध्यक्ष चाणक्य नीति में बताए गए हैं, जिनमें कृषि, खान, व्यापार, वन, नापतोल, कारागार, जहाजरानी विभागों के प्रभारी होते थे। और इस प्रशासन में कार्य विभाजन और विशेषता दिखाई देती थी। पूरा एक सिस्टम बनाया था चाणक्य नीति को, आप देखेंगे पूरा सिस्टम है। राजा, मंत्री परिषद, उसके बाद जो है नीचे फिर आपके जो है प्रशासन, फिर अध्यक्ष, ठीक है नहीं? पूरा एक मतलब जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि बहुत अच्छा राज्य आप उसमें चला सकते थे। और मौर्य शासन काल में आर्थिक जीवन पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था। जो आर्थिक जीवन था, यानी जो पैसे से लेन देन वाले जो मामले थे, उन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण था मौर्य शासन में। खदानें हुई, नमक निर्माण हुआ, मोती उत्पादन, वन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन संसाधन राज्य के स्वामित्व में थे। हर चीज पर राज्य का कंट्रोल था। जहां से भी अंडरिंग हो सकती थी, जहां से भी टैक्स ले सकते थे, वो सारा का सारा मौर्य काल में अपने अंडर में कर रखा था राजा ने। और कुछ कार्य राजा स्वयं करता था, जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे मोदी है या आपके जो है मुख्यमंत्री है योगी जी हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ मंत्रालय अपने पास रख लेते हैं कि ये मंत्रालय में अपने पास रखूंगा, ठीक है नहीं? तो कुछ कार्य वो खुद भी करते थे, और जिससे राजा कर या रॉयल्टी वसूलता था। इस प्रकार राज्य ने अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। जो राज्य में, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रशासन ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि बिना प्रशासन के राज्य चलाना मुश्किल हो जाता था, ठीक है नहीं? और प्राचीन भारत में लेसे फेयर की कोई नीति नहीं थी। सरकारी हस्तक्षेप न करने की कोई विधि नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई प्राइवेट वालों के लिए अलग नियम है, सरकारी वालों के लिए अलग नियम है, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार के व्यापार, मूल्य, उत्पादन सभी को नियंत्रित करती थी। कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई सरकारी कर रहा है, सभी पर सरकार का नियंत्रण। और वो इस तरह से काम करती थी जिससे जन कल्याण और स्थिरता बनी रहे, ठीक है नहीं? जिससे कि सामंजस्य बना रहे प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, तो प्राचीन भारत का प्रशासन सुव्यवस्थित, अनुशासित, जन कल्याणकारी था, जिससे यह प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत प्रशासनिक प्रणालियों में से एक माना जाता है, ठीक है नहीं? मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रशासन का यूज हुआ। मौर्य काल का प्रशासन बड़ा ही विचित्र माना जाता है, कि ये सबसे बड़ा विचित्र, उसका आज भी यूज करते हैं, आज भी सरकारें वही यूज करती है। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत में मंत्री परिषद। प्राचीन भारत में मंत्री परिषद, देखो प्रशासन की बात करी, प्रशासन से पहले हमने किसकी बात करी? मंत्री परिषद की बात करी, ठीक है नहीं? चलिए, देखिए इसमें ये थोड़ा सा डाउट है, ये आप सही कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में मंत्री परिषद, पॉलिटिकल आइडियल्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में पॉलिटिकल आइडियल्स क्या थे, ठीक है नहीं? ये हिंदी में आपका जो है ये गलत लिखा हुआ, ठीक है? इसका था राजनीतिक विचार। प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार, ये मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये मंत्री परिषद की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका राजनीतिक विचार, ठीक है? चलिए, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार क्या थे? क्योंकि मंत्री परिषद के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है? तो राजनीतिक विचार के बारे में बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार क्या थे। तो प्राचीन भारत में जो राजनीतिक विचार थे, सरल थे और व्यावहारिक थे। लोग बाग उसे आसानी से यूज कर सकते थे। आधुनिक सिद्धांत की तरह लिखित रूप में नहीं थे, कि आज के जो मतलब जो है राजनीतिक विचार है वो केवल किताबों में लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं था। लोग उसे दैनिक जीवन में अपनाते भी थे, व्यावहारिक थे। जितने भी विचार थे सब लोग उन्हें फॉलो करते थे। और प्राचीन भारत के मुख्य जो राजनीतिक आदर्श थे, वो थी स्वतंत्रता, फ्रीडम, न्याय, जस्टिस, ब्रोदरहुड यानी भाईचारे की भावना, और आपका था देश प्रेम। ये सारे आपके जो है ये राजनीतिक विचार देखे जाते थे, ठीक है? ये भी आपका जो है ये भी राजनीतिक विचार ही है। प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार, ये आप चेंज कर लीजिएगा सब जगह पे, ठीक है नहीं? ये आगे जितना भी है यहाँ पर राजनीतिक विचार लिख लीजिएगा। सब जगह लिखूंगा तो समय लग जाएगा, ठीक है नहीं?
और स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। इस समय स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया था कि व्यक्ति अगर स्वतंत्र रहेगा तो खुश रहेगा, ठीक है नहीं। वेदों में भी कहा गया है कि मनुष्य को स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, ये वेदों में भी लिखा हुआ, ठीक है नहीं। और बिना स्वतंत्रता के जीवन जीना खराब माना जाता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में भी स्वतंत्र जीवन को महत्व का है। वृद्धावस्था में लोग वानप्रस्थ संन्यास जो है संन्यास को अपनाते हैं, बच्चों पर निर्भर नहीं रहते, क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका अगर मैं बात करूं, जो पॉलिटिकल आइडियल्स है उसमें इन चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है नहीं। इसीलिए माना गया है, जो चीजें मैंने आपको बताई कि भाई आपका जो स्वतंत्रता है वो बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद आता है न्याय। न्याय भी जरूरी है। मान लिया आप स्वतंत्र तो रह रहे हैं लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है नहीं। तो न्याय नहीं मिलेगा तो भी आपको दिक्कतें होंगी। तो न्याय भी प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण आदर्श था, ठीक है। उस समय एक अच्छी न्याय व्यवस्था थी। राजा बिल्कुल जो है जो फेयर जस्टिस देता था, कोई भी मुद्दा होता था तो फेयर जस्टिस सभी लोगों को मिलता था। और धर्म स्थलीय न्यायालय जो थे वो नागरिक मामलों को देखते थे। और कंटक शोधन न्यायालय आर्थिक एवं व्यापार से जुड़े हुए अपराधों को निपटारा करते थे। अलग अलग न्यायालय बनाए गए थे। जो आर्थिक और व्यापार से जुड़े हुए थे वो मुद्दे अलग जगह चलते थे, और जो धार्मिक या दूसरे अपने पारिवारिक मामले थे, वो नगरीय मामले थे, वो अलग जो है कोर्ट में चलते थे। और राजा का कर्तव्य यही था कि वो निष्पक्ष न्याय दे, निष्पक्ष न्याय दे, किसी का एक पक्ष का किसी का भी पक्ष ना ले, जो भी वो न्याय दे वो निष्पक्ष रहे। ये राजा का उस समय दायित्व होता था, ठीक है नहीं। तो ये भी वही है पॉलिटिकल आइडिया एंशिएंट इंडिया। इसमें भी लोगों ने देखिए, इसके बाद न्याय के बाद आती है देश प्रेम की बात है। लोगों में अपने देश और समाज के प्रति प्रेम भी था। लोग अपने देश से प्रेम भी करते थे, विद्रोह नहीं करते थे। और रामायण में भारत को कर्म भूमि कहा गया, अर्थात अच्छे कर्मों की भूमि। रामायण में भारत को कर्म भूमि कहा गया कि यहाँ अच्छे लोगों की भूमि है। और इससे लोगों को अपने भूमि और संस्कृति के प्रति लगाव भी दिखाई देता है कि पुराने लोग अपनी भूमि से, अपने देश से कितना प्रेम करते थे। और भ्रातृत्व की भावना की बात करूं, भाईचारे की भावना की बात करूं, तो आप जानते हैं कि हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की प्रणाली पर चलता है। हम यही मानते हैं कि पूरा संसार एक है, पूरा संसार एक दूसरे के भाई बहन है, एक पूरा परिवार, ठीक है नहीं। ये किसी को भी अलग नहीं मानते। इस प्रकार जो प्राचीन भारत में आपको राजनीतिक आदर्श देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं कि भी न्याय अच्छा मिलता था, स्वतंत्रता थी, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है लोगों में देश प्रेम की भावना थी, और लोगों में भ्रातृत्व की भावना थी, भाईचारे की भावना थी। ये सब चीज देखने को मिलती थी, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए समाज के कल्याण की कुछ शर्तें भी थी। कंडीशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कंडीशन, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कंडीशन थी। भाई राजा का काम क्या था? राजा का काम था जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए कुछ करना, उसके अच्छे के लिए कुछ करना। तो उन्हीं से रिलेटेड देखिए समाज का कल्याण सभी लोगों के सुख, सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ा होता है। समाज का कल्याण का क्या मतलब है कि लोगों को सुख मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को समृद्धि मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सब चीजें सोसाइटी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी से जोड़ी गई, ठीक है नहीं। और प्राचीन विचारकों का यही मानना था कि कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकता है जब कुछ मूलभूत शर्तें समाज की पूरी हो। लोगों को न्याय मिले, लोगों को जो है सुरक्षा मिले। ये शर्तें लोगों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने में सहायक होती थी, ठीक है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आर्थिक कल्याण करना, शासक का नैतिक आचरण, सामाजिक समरसता, जन कल्याण, ये सभी जो है शर्तें मानी जाती थी। और समाज के कल्याण की जो शर्तें थी उसमें पहला न्याय था। पहली शर्त क्या थी? न्याय, कि लोगों को निष्पक्ष न्याय मिले। और लोगों को जो न्याय मिले वो दंड के मतलब जो है तो वो अपराध के हिसाब से मिले। अगर अपराध बड़ा है तो दंड बड़ा मिलना चाहिए, अपराध छोटा है तो दंड भी छोटा मिलना चाहिए, अपराध के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। ये भी इसमें कहा गया। सुरक्षा और संरक्षण, इसमें भी कहा गया है कि भाई आंतरिक शक्ति, भाई बाहरी जो आपके जो बाहरी जो कहते हैं जो बॉर्डर है वहां से भी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि भाई जो कोई बाहरी राजा हमला ना कर दे। और इंटरनली कोई अमीर गरीब को ना सताए, किसी तरह की कोई मतलब असुरक्षा ना हो, चोरी चकारी ना हो, उसका जिम्मा भी राजा का होता था। ये भी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में आता था। आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण ये था कि कृषि, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कर उचित वसूले जाए, उल्टे सीधे कर ना वसूले जाए, और लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए जाए। ये आपका आर्थिक कल्याण में आता है। आर्थिक कल्याण के बाद आता है शासक का नैतिक आचरण। शासक का आचरण नैतिक होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि अपने ऐसो आराम में पड़ा है, मजे ले रहा है। उसका काम होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए काम करना। उसके पास कोई भी जाए उसका आचरण नैतिक होना चाहिए। किसी से किसी भी तरह की कोई बदतमीजी से उसे बात नहीं करनी चाहिए। सामाजिक समरसता और कल्याण, समाज में सामाजिक एकता बनी रहे, ऊंच नीच कम हो, ठीक है नहीं, धर्म और अधर्म कम हो। ऐसा ना हो कि भाई जात को लोग जाति के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें ना हो। लोग समरसता, प्यार से रहे और कल्याण की भावना से रहे। और राजा को गरीब, असहाय और कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो विधवा है, जो अनाथ है,
उन सब का भी राजा को ध्यान रखना चाहिए। ये समरसता और कल्याण में, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए राज्य के 7 अंग बताएंगे। राज्य के 7 अंग बताएंगे कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए 7 अंगों का होना जरूरी है। वो 7 अंग क्या है, देखो उनकी बात करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। इन 7 अंगों में पहला नंबर आता है आपका किसका, देखिए पहला नंबर आपका आता है 7 अंगों में स्वामी राजा। दूसरा आता है मंत्री और अधिकारियों का। थर्ड आता है भूमि और जनता का। फोर्थ आता है किले का। फिफ्थ आता है कोष यानी राजकोष का, पैसे का। सिक्स्थ आता है दंड यानी सेना और कानून का। और नेक्स्ट आता है मित्र का। किसी भी राज्य को चलाने के लिए ये सातों होने चाहिए। अगर ये सातों अंग मजबूत नहीं है तो आपका राज्य क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। इन 7 में से अगर एक भी कमजोर है तो आपका राज्य कमजोर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्वामी की, भाई राजा जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शरीर को अगर राज्य मान ले तो इसे जो सर हो आपका होता है, सर ये माना गया कि जो सर है आपका वो एक राजा की उपाधि उसे दी गई, ठीक है नहीं। और प्रशासन का प्रमुख जनता के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रशासन का प्रमुख वही जो राजा होता है वो प्रशासन का प्रमुख होता है, मंत्रियों का प्रमुख होता है और जनता के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। राजा को ईमानदार होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है नहीं। तभी आपका राज्य अच्छा हो सकता है। और धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए और सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखना चाहिए। ये राजा के लिए बता रहा हूं मैं कि राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है नहीं। और राजा का कर्तव्य है कि वो न्याय करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे और जनता की रक्षा करे, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, भ्रष्टाचार से बचा रहे, देश को भ्रष्टाचार से बचाए। और एक अच्छा राज्य, एक अच्छा राजा अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाता है, जबकि एक दुष्ट राजा एक अच्छे भले राज्य को भी नष्ट कर देता है। तो राजा एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए पहले नंबर पर रखा गया। पहले नंबर पर इसीलिए रखा गया है कि राजा का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राज्य को चलाने। सेकंड आपका आता है अमात्य यानी मंत्री एवं अधिकारी। देखो मंत्री और अधिकारी क्या है, मंत्रियों का जो चयन राजा करेगा वो ईमानदारी से करे। इस तरह के मंत्री और अधिकारी चुने जो काबिल हो। ऐसा ना हो कि वो राजा को गलत सलाह देकर जो है राज्य का बिल्कुल निपटारा ही कर दे, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजा अकेले शासन नहीं कर सकता। राजा को बुद्धिमान और अनुभवी जो है मंत्री और अधिकारी चाहिए। उसके लिए वो उनकी कार्य कुशलता के आधार पर उनका चयन करे और उन्हें कार्य उन पर वितरित करे, ठीक है नहीं। अब इसके अंदर जैसे कि राजस्व, रक्षा, न्याय, लोक निर्माण, बहुत सारे विभागों का जो संचालन है वो मंत्री और अधिकारी ही करते हैं। अच्छे मंत्री अगर होंगे वो तो सही नीति बनाएंगे, कानून के उचित क्रियान्वयन में मदद करेंगे। और अगर मंत्री भ्रष्ट होंगे, अयोग्य होंगे तो वो प्रशासन सारा का सारा विफल हो जाएगा और राज्य कहीं ना कहीं आपका डूब जाएगा, ठीक है नहीं। और इसलिए एक मजबूत सफल राज्य के लिए निष्ठावान और सक्षम मंत्रियों का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस राजा के पास निष्ठावान और सक्षम मंत्री पाए जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो जो आपका स्टेट है वो स्टेट बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है नहीं। थर्ड आता है भूमि और जनता। देखिए मान लीजिए किसी राज्य में राजा है, ठीक है नहीं, अधिकारी है और वहां ना तो जनता है ना भूमि है, तो वो कहीं पर राज करेगा, ठीक है नहीं। राज करने के लिए भूमि का होना जरूरी है, ठीक है नहीं। और भूमि के साथ साथ किसका होना जरूरी है, भूमि के साथ साथ जरूरी है जनता का होना, ठीक है नहीं। तो जनपद में राज्य की भूमि, गांव और वहां के निवास करने वाली जनता शामिल होती है। कौटिल्य ने जनपद को राज्य की नींव माना कि अगर भाई जनता ही नहीं होगी, भूमि नहीं होगी तो आप राज किस पर करोगे, सीधी सी बात है। अगर आपके पास भूमि होगी तो आप उसे उपजाऊ भूमि बना लेंगे, अच्छी कृषि करेंगे, व्यापार करेंगे, आपकी जो जनसंख्या है वो कुशल होगी, जनता जनता परिश्रमी बनेगी, अनुशासित बनेगी और राजा के प्रति निष्ठावान भी जनता को होना चाहिए। अगर जनता विद्रोह होगी, जनता के अंदर देश प्रेम नहीं होगा, जनता राजा की नहीं मानेगी, तब भी आपका क्या राजा कितना भी अच्छा हो आपका जो है राज्य पट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और राज्य का कर्तव्य है कि वे किसानों, व्यापारों, कारीगरों की देखभाल करें। जैसे कि आपने आज भी देखा होगा फिर क्या होता है, किसानों को हर महीने 2000 रुपए या 25,000 हर महीने या 3 महीने में कुछ पैसा मिलता है। तो आज भी यही प्रथा चलती है कि जो राज्य है वो किसानों, व्यापारी, कारीगरों को स्पेशल छूट हर चीजों में देता है। सड़क निर्माण करना, सिंचाई व्यवस्था करना, बाजारों को अच्छा विकसित करना, ये भी होना चाहिए। और भूमि और जनता के बीच कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता। बिना भूमि और बिना जनता के कोई किसी भी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है नहीं। इसलिए जनपद को यानी जनपद का मतलब भूमि और जनता को एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया। जनपद का मतलब ये होता है जनपद, जनपद मतलब जनता और भूमि, ठीक है ना। जनपद का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आता है दुर्ग किला। देखिए किले का आपने देखा होगा, जैसे आप राजस्थान अगर गए होंगे तो किले बनाते थे सुरक्षा के लिए। अगर आप एक अभेद किला बना ले कि जिस पर अगर बाहरी आक्रमण करने से अगर कोई बाहरी आक्रमण करे तो वो किला अंदर की जनता की रक्षा करता था। और उस किले में अंदर प्रवेश करना शत्रुओं के लिए बड़ा ही मुश्किल होता था। अगर आपके राज्य में किला नहीं है तो कोई भी बाहरी राज्य कोई आप पर हमला कर सकता था। तो किले का होना बहुत जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है नहीं।
और किले में जो है हथियार, भोजन, सैन्य सामग्री सभी संग्रहित की जाती थी। मजबूत किले सैन्य शक्ति को बढ़ाते थे, ठीक है नहीं। और उचित किलों के बीच राज्य को सुरक्षित बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है नहीं। तो हर व्यक्ति जिस समय राज्य करता था, जो जो आप जो है उस समय शासक था, तो वो किले जरूर बनाता था सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है कोष। कोष का मतलब होता है राजकोष। भाई जो भी आपका टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो टैक्स सारा आप जो है एक राजकोष में इकट्ठा करते हैं, एक जगह सारा धन इकट्ठा करते हैं और उसी राजकोष से पूरा राज्य आप चलाते हैं। जितने भी सामाजिक वेलफेयर में, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर में आप करते हैं, या आपके जो मंत्री हैं या आपके जो अधिकारी हैं, उनकी सैलरी वगैरह सब राजकोष से निकलती है। आपके पास मान लिया सब चीजें हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कोई लोक कल्याण का काम नहीं कर सकते, आप अधिकारियों को सैलरी नहीं दे सकते, आपको राज्य को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो राजकोष का मजबूत होना भी जरूरी माना जाता है, ठीक है नहीं। तो देखिए कभी कभी जो है इस तरह की चीजें आ जाती है राजकोष में कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, भले ही राजा कितना अच्छा हो, लेकिन बिना पैसे के वो भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है दंड। दंड जो है वो सेना से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि दंड जो है वो आपका जो आप जो गलत काम कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है नहीं, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके राज्य में दंड की व्यवस्था नहीं है, तो वहां के जो लोग हैं वो जो है वो फिर गलत काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दंड व्यवस्था से लोग डरते हैं कि भाई अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मुझे दंड मिले, ठीक है नहीं। और उचित दंड अपराध और भ्रष्टाचार को रोकता है। उचित दंड का मतलब यही है कि भाई दंड अगर कमजोर होगा तो समाज में व्यवस्था फैल जाएगी, और दंड अगर अत्यधिक कठोर होगा तो जनता कष्ट झेलेगी। तो दंड ऐसा हो, ना कठोर हो ना बिल्कुल आसान हो, दंड इस तरह का हो वो आपका न्याय व्यवस्था को बनाए रखे। और दंड जब हम दे तो विवेकपूर्ण तरीके से दे, अपराध को देख के दे, किसी ने कैसा अपराध दिया है और इस अपराध के लिए क्या दंड होना चाहिए, ये विवेकपूर्ण हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मित्र, यानी मित्र राष्ट्र एवं सहयोगी। तो यहाँ पर अगर मैं मित्र की बात करूं तो मित्र में देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई मित्र जो है, मित्र मतलब जितने भी आसपास के आपके राजा हैं, जो राज्य हैं, उन सभी से मित्रता करके रखनी चाहिए। अगर आप उनसे मित्रता करके रखोगे तो आपको एक तो युद्ध का डर नहीं सताएगा कि भैया युद्ध कर देगा, हमला कर देगा। क्योंकि युद्ध से क्या होता है, युद्ध से धन, देखो बहुत सारी हानियां होती है, पैसे की हानि है, भाई लोगों की जान जाएगी, और आपका जो राज्य है वो जिस चरम पर था उससे नीचे आ जाएगा। तो युद्ध से बचने के लिए जितने भी आसपास के राजा हैं उनसे में मैत्री यानी मित्रता करनी चाहिए। तो जो मैंने 7 अंग आपको बताए हैं राज्यों को चलाने के लिए, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है नहीं। राज्य की शक्ति सभी अंगों के संतुलित विकास पर निर्भर करती है। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की व्यवहारिक और वैज्ञानिक प्रकृति स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भाई जितने भी आपके राज्य हैं, वहां जितने भी आपके जो ये मैंने 7 लिम्स बताए एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये सातों आपके मजबूत है तो ये मान के चलिए कि आप एक अच्छा राज्य चला रहे हैं। तो अभी मिलते हैं 2 मिनट कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में कितने तरह की सोसाइटी थी, किस तरह के समाज थे, किस तरह का समाज देखने को मिलता था, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर प्राचीन समाज की बात करूं तो प्राचीन समाज में आपको वेल ऑर्गेनाइज एक सोसाइटी मिलती थी, और जो रूल और ट्रेडिशन यानी नियमों और परंपराओं पर आधारित होती थी। उनके अपने नियम, अपनी परंपराएं होती थी। और पीपल डिड नॉट लिव रैंडम, पीपल जो है, जो लोग हैं, वो बिना किसी व्यवस्था के नहीं रहते थे। वो एक फिक्स सोशल सिस्टम को फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि भी कहीं भी रैंडमली कुछ भी है, जैसे कि आज के टाइम में रूल रेगुलेशन होते हैं, इसी तरीके से पहले भी रूल रेगुलेशन सोसाइटी के होते थे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भी इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भाग थे, 4 टाइप थे, जिन्हें सोशल ग्रुप, सामाजिक वर्ग के नाम से जाना गया, ठीक है नहीं। अब और हर एक ग्रुप के अपने अपने कर्तव्य थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। आपने सुना भी होगा कि 4 ग्रुप कौन कौन से होते थे। इनमें से अगर मैं बात करूं आपका जो है, जैसे कि अगर हम बात करें समाज में, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें कि रूल क्या थे, अगर हम रूल की बात करते हैं कि क्या क्या रूल थे, जैसे कि आज के टाइम में रूल होते हैं, पहले क्या रूल थे, तो उन्हीं की बात कर लेते थे। कि समाज जो होता था वो सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलता था। समाज सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलता था। मानव जीवन को भी 4 आश्रम में बांटा गया था। जो मानव जीवन था उसे भी 4 आश्रम में बांटा गया था। मानव जीवन आपको पता है कि 0 से 25 साल, 25 से फिर 50, 50 से 75, 75 से 100, 25 साल की एज के हिसाब से 4 आश्रमों में मानव जीवन को भी बांटा गया है। और हर एक एज के अपने अपने कर्तव्य होते, ठीक है नहीं। और प्रत्येक आश्रम के अपने अपने कर्तव्य और अनुशासन थे। और समाज में जो नियम थे वो नियम थे पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए नियम, विवाह से जुड़े हुए नियम, सामाजिक व्यवहार से जुड़े हुए, हम नैतिक मूल्य से जुड़े हुए नियम। तो इनसे जुड़े हुए नियम वहां पर हमें देखने को मिलते थे, ठीक है नहीं। और सामाजिक जीवन का उद्देश्य जो था, जब लोग रहते थे, समाज में रहते थे, उसका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि जीवित रहना है।
जीवित रहना उद्देश्य नहीं था, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी था कि अपना नैतिक और आध्यात्मिक विकास कैसे करें, ठीक है नहीं, अपनी मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये भी लोगों का वहां पर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, उनका उद्देश्य रहता था, ठीक है। और अगर हम बात करूं, देखिए लोग अनुशासन में रहते थे, जिम्मेदारी से रहते थे और अर्थपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते थे। यानी हर मतलब आपके जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही आए जीवन काट के चले गए। अपने जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को जो है व्यतीत करना चाहिए। और समाज का जो अंतिम उद्देश्य होता था, अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के 4 लक्ष्य जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है की प्राप्ति में सहायता करता था। जो हम उद्देश्य से अपने, अगर हम सही उद्देश्य से अपने जीवन को चलाएंगे तो यहाँ पर जो समाज से जुड़े हुए 4 लक्ष्य होते हैं जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है, उनकी प्राप्ति में वो फिर सहायता भी करता था। अगर पुरुषार्थ की बात करोगे, पुरुषार्थ का क्या मतलब, हमने यहाँ पर पुरुषार्थ का वर्ड यूज किया, तो पुरुषार्थ है क्या? तो देखिए पुरुषार्थ मीन्स द एम और पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। पुरुषार्थ का मतलब है मानव जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करूं, देखिए प्राचीन जो भारतीय विचारक थे, उनका यह मानना था कि जीवन में नैतिक कर्तव्य, भौतिक आवश्यकताएं, सुख भोग और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है ना, कर्तव्य निभा रहे हैं, सुख आपको मिल नहीं रहा, तब भी गड़बड़ है। आपको कर्तव्य भी निभाने हैं, भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति भी करनी है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, आपको सुख भोग, आपको समय समय पर सुख भी मिलना चाहिए, ठीक है नहीं, और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी आपको होनी चाहिए, ठीक है नहीं। हर तरह की, ऐसा नहीं कि जीवन में अगर आप जी रहे हैं तो केवल काम ही काम कर रहे हैं, हर तरह की आपको जो है, जो भी आपके उद्देश्य है, जो भी हमारी मूल कर्तव्य है, उन सबको हमें क्या करना चाहिए, भोगना भी चाहिए और उन्हें निभाना भी चाहिए, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करूं देखिए पुरुषार्थ की, द फोर मेन गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यहाँ पर जो है मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है नहीं। धर्म की बात करूं तो धर्म नैतिक कर्तव्य और सदाचार से जुड़ा हुआ है, अर्थ जो है धन और भौतिक समृद्धि जुड़ा हुआ है, काम जो है इच्छा और सुख भोग से जुड़ा हुआ है, और मोक्ष आपका मुक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यानी पुरुषार्थ में ये चारों चीजें आपकी जो है, चारों चीजें यहाँ पर आपकी आती है। अगर मैं धर्म की बात करूं, धर्म का मतलब है सही आचरण और नैतिक कर्तव्य, राइट कंडक्ट एंड मोरल ड्यूटी, ये धर्म का अर्थ होता है, ठीक है नहीं। और इसमें क्या है, लोग ये सीखते हैं कि सही और गलत में क्या अंतर है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको धर्म सिखाता है। और धर्म के अंदर ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, जिम्मेदारी सभी कुछ सीखने को मिलती है, और ये जो है समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने में मदद करता है। तो धर्म जो है बहुत जरूरी हो जाता है एक मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए। अगर हम बात करें धर्म में ही, देखिए हर व्यक्ति को दैनिक जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, करते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। और धर्म जो है पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमारे कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। जितना हमारे लिए जरूरी परिवार, उतना समाज भी है। अगर आपको समाज में रहना है, समाज के नियम कानून से चलना पड़ेगा, तभी आप परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो आप व्यक्ति को पारिवारिक होने के साथ साथ सामाजिक भी होना चाहिए, ये भी हमें धर्म सिखाता है। और धर्म के बिना समाज ठीक से कार्य नहीं कर पाता, धर्म के बिना समाज ठीक से कार्य नहीं कर पाता। अगर सभी धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो धर्म जो आपके जीवन है, जीवन में अव्यवस्थाएं, समाज में अव्यवस्थाएं फैल जाए, ठीक है नहीं। और जीवन के सभी अन्य लक्ष्य भी धर्म पर ही आधारित होते हैं। जितने भी आपके मैंने और पुरुषार्थ के कारण बताए, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य भी हमें धर्म से ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें देखिए अर्थ की, सेकंड आपका अर्थ आता है, अर्थ का अर्थ होता है धन और भौतिक समृद्धि से। अर्थ का अर्थ किससे होता है, धन और भौतिक समृद्धि से होता है। इसमें धन, संपत्ति, आर्थिक सफलता होती है, मतलब जो हम अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, वे अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए करते हैं, तो वो सब अर्थ के अंदर आता है। इसमें जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था, मतलब धन, बिना धन के देखिए आपको जीवन की कोई भी मूल आवश्यकता पूरी करनी हो, आपको धन चाहिए। तो धन का मतलब ही यहाँ पर अर्थ है, और यह परिवार और समाज के पालन पोषण में आवश्यक होता है, ठीक है नहीं। और प्राचीन विचारकों ने धन को जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना। प्राचीन विचारकों ने माना कि बिना धन के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, धन जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। मान लिया अपने मूल कर्तव्य तो आप निभा रहे हैं, लेकिन धन आपके पास है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका परिवार और आप सफर करेंगे। तो धन भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, और धन ईमानदारी और नैतिक तरीकों से अर्जित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चोरी चकारी से अर्जित कर लिया या नंबर 2 के काम से कर लिया, ऐसा नहीं है, वो धर्म के परे हो जाएगा। फिर अगर आपको धर्म के अनुसार चलना है
तो आपको रुपया पैसा भी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से नैतिक तरीकों से कमाना चाहिए। अर्थ जो है धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी जो आप पैसा कमा रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। यह जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाता है। अगर आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है नहीं। और देखिए अगर हम काम की बात करें, काम क्या है? काम होता है जीवन में इच्छाएं। आपके लोगों की इच्छा होती है कि भाई मैं वहां घूमने जाऊं या मैं जो है इस तरह का सुख भोगूं, अलग अलग तरह के सुख होते हैं। तो यहाँ पर काम में आपके जीवन की इच्छा और सुख भोग होते हैं कि जो आपकी जो इच्छाएं, आपके जो सपने हैं, आपको जो सुख चाहिए आप उन सुख को प्राप्त कर सके, वो सब काम के अंदर आते हैं। इसमें मानसिक और शारीरिक सुख शामिल होते हैं। जैसे कि हम गाना सुनते हैं तो गाने से मानसिक सुख मिलता है, आपको एक अलग ही मतलब जो है नाचने का मन करता है, तो वो मानसिक सुख के अंदर आ जाता है, ठीक है नहीं। तो हर तरह का सुख यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और काम लोगों को जीवन में आनंद लेने की अनुमति देता है। भाई मान लिया कहीं हमें जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जीवन में एंजॉय करने के। तो काम जो है ये अनुमति देता है कि आपको अपना जो है अपने जीवन में एंजॉय भी करना चाहिए। एंजॉय करना भी जरूरी होता है। इसमें प्रेम, कला, सौंदर्य, मनोरंजन सब आते हैं, ठीक है नहीं। सब चीजें काम के अंदर यहाँ पर आती है। और इच्छाएं जो है मानव जीवन का स्वाभाविक भाग है, मतलब मानव के अंदर जो इच्छाएं होती है वो स्वाभाविक भाग है, आएंगे आएंगे। सभी की इच्छा होती है, कोई गरीब हो अमीर हो, सभी की कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होती है, ठीक है नहीं। लेकिन उन्हें आत्म संयम के साथ पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए गलत कदम उठाएं, ऐसा नहीं करना। आत्म संयम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, किसी को हानि ना पहुंचाए, और हमेशा काम जो आप जो प्राप्त कर रहे हैं, सुख भोग कर रहे हैं, वो भी धर्म के मार्ग पर चल के करने चाहिए, ठीक है नहीं। उसके बाद मोक्ष आता है। मोक्ष आप जानते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से जब मुक्ति मिल जाती है तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो फिर बार बार जो है पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, वो प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। और अंत में यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है नहीं। मोक्ष जो है अब व्यक्ति को शारीरिक बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए हम बात करते हैं वर्णाश्रम सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयु के हिसाब से हम 4 भागों में बांटते हैं, समाज के कार्यों के हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर वर्णाश्रम भी ये कहते हैं कि वर्णाश्रम प्राचीन भारत की एक पुरानी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समाज और मानव जीवन को अनुशासित और अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना था। ये इसीलिए वर्ण सिस्टम बनाया गया था, जिससे कि समाज में एक सिस्टम बना रहे और पूरा समाज एक सिस्टम से चलता रहे, ठीक है नहीं। इसे 2 आधारों पर बांटा गया था, एक वर्ण पर, एक आश्रम पर, ठीक है नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और आयु के अनुसार उसके लिए विशेष कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है नहीं। व्यक्ति ने पहले यह था कि व्यक्ति ने किस जाति में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया है उसके जन्म के साथ ही उसके कार्यों का भी हो जाता था कि इसे यही कार्य करना, ठीक है नहीं। आपने सुना होगा वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण सुना होगा, ठीक है नहीं। तो ये भी आपके थे, क्या थे, ये भी आपके 4 भाग थे। अगर हम वर्णाश्रम की बात करें, देखिए वर्णों के अंतर्गत समाज को कार्य और समाज की जिम्मेदारी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। और आयु आश्रम जो है जीवन के आयु के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया, लेकिन चारों अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें। अगर आप जिम्मेदारियों के हिसाब से बांट रहे हैं उनके वो 4 आश्रम अलग है, और आयु के हिसाब से बांट रहे हैं उनके आश्रम अलग है। अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 नेम ऑफ वर्ण सिस्टम। अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करें, ये कार्य के आधार पर है, ये आयु के आधार पर नहीं, ये कार्य के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भाग आपके हैं। और इन चारों भागों में अगर ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण जो आपका ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था थी वो शिक्षक और पुरोहित वर्ग थे। उन्हें लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों को धर्म के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करने की भूमिका निभाते थे। इनका काम यही था कि आप लोगों में ज्ञान का विस्तार करो, लोगों को धर्म के बारे में बताओ। ये वेदों और अन्य पवित्रों को गहराई से अध्ययन करते थे और फिर उस ज्ञान को समाज के लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है नहीं। और ब्राह्मण जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर राज्य के लिए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और यज्ञ भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें कोई पूजा करानी तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ठीक है नहीं। और उनका मुख्य कर्तव्य यही था कि समाज को नैतिक, आचरिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाया जाए, ठीक है नहीं। इतना मतलब धर्म का विस्तार किया जाए, लोगों को धर्म के बारे में इतना बताया जाए कि वो नैतिकता के मार्ग पर चले, आचरिक मार्ग पर चले, और अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और धार्मिक विद्या के कारण उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त था। ब्राह्मणों को आज भी एक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त है, पहले भी एक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त था। उन्हें यह माना जाता था कि ज्ञान के एक तरह से कलश है, इनसे ज्ञान बहता है, ठीक है। इन्हें जितना ज्ञान ले जाए उतना कम है, यह माना जाता था। फिर क्षत्रिय आते हैं। देखिए क्षत्रिय योद्धा वर्ग थे, शासक और योद्धा वर्ग। जो शासन करते थे, योद्धा थे, सेनापति थे, लड़ते थे, आर्मी में, सेना में रहते थे। इनकी जिम्मेदारी शासन चलाने और जनता की रक्षा करने की थी। जब समाज में शांति बनाए रखना, न्याय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
क्षत्रिय वर्ग को चुना गया और क्षत्रियों को शस्त्र रखने का भी अधिकार था। ये युद्ध लड़ते थे और राज्य को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाते थे। ठीक है नहीं, तो राजा, सैनिक, सेनापति ये सभी लगभग सामान्य क्षत्रिय वर्ग से ही आते थे। ठीक है नहीं, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए दो तरह के मुख्य करते थे बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। भाई दूसरे देशों को समाज के समाज को विदेशी आक्रमण से बचाना, और जो आंतरिक में आता था कि भाई समाज में कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखना। ठीक है नहीं, इसके बाद इसके अंदर वैश्य आते हैं। वैश्यों का मतलब था व्यापार करना। व्यापार से जुड़े हुए जितने भी कार्य थे वो सब आपके वैश्य करते थे। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, ये सब जो है धन और संसाधन से प्राप्त होते थे। जो राज्यों को धन संसाधन प्राप्त होता था, जो टैक्स मिलता था, वो ज्यादातर वैश्यों से ही मिलता था। ठीक है नहीं, और वैश्य जो है व्यापार, बाजार, व्यापारिक मार्गों का संचालन करते थे। और यहाँ पर रत्नों, धातुओं, धागों, मसालों, मतलब बिजनेस से रिलेटेड काम था वो सारा का सारा वैश्य समाज करता था। ठीक है नहीं, रही बात शूद्र की, शूद्र जो है ये सेवा वर्ग में आता था। श्रमिक, जो मजदूरी का काम था या किसी तरह के जो कार्य, जो शारीरिक कार्य होते थे, शारीरिक कार्य जो मतलब शारीरिक परिश्रम जो होता था, जिन्हें मजदूर लेबर भी कहा जाता है, जिन्हें फोर्थ क्लास चपड़ासी हो गए, वो सभी शूद्र वर्ग में आते थे। नौकर, मजदूर, कारीगर, सहायक, ये सारे के सारे आपके शूद्र वर्ग में आते थे। ठीक है नहीं, चलिए और अगर हमें उच्च वर्णों की तुलना में बात करें, भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के अगर अकॉर्डिंग देखें तो शूद्रों को उतना सम्मान प्राप्त नहीं था। ये कहीं ना कहीं पहले दबे कुचले हो जाते थे। और मनुस्मृति ये कहती थी यदि किसी ब्राह्मण द्वारा किसी शूद्र की हत्या की जाती थी तो उसका दंड बिल्ली या कुत्ते की हत्या के समान माना गया। अगर किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्र को मार दिया तो ये माना जाता था कि भाई जितना दंड किसी बिल्ली कुत्ते को मारने पर होता है उतना ही दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। और यहाँ पर देखिए दो तरह के शूद्र होते, शूद्र भी दो तरह के होते थे। एक तो थे अनिर्वसित, एक थे निर्वसित। अनिर्वसित वो थे जो समाज में शामिल थे, और निर्वसित वो थे जो समाज से बाहर थे। ये समाज से बाहर थे, इनका समाज से कोई लेना देना नहीं था। इन्हें अछूत भी कहा जाता था कि भाई इनसे दूर रहो, अगर इनके हमने हाथ लगा दिया तो आप जो है क्या हो जाओगे, आप जो है अपवित्र हो जाओगे, ये भी माना जाता था। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखिए अनटचेबल यानी अछूत, वो जो मैंने आपको बताया था वही है। ये अछूत लोग, अछूत उन्हें कहा जाता था जिनके पास कोई भी मानवीय अधिकार नहीं थे। मानव के जो अधिकार होते थे उनके पास नहीं थे। लोग ये मानते थे कि इन्हें छूने से अपवित्र हो जाएंगे, और इन्हें बहिष्कृत शूद्र या कभी पंचम वर्ण भी कहा गया, यानी इन्हें शूद्र से भी अलग कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है नहीं, और यह माना जाता है कि वे इस देश के मूल निवासी थे जिन्हें आर्यों ने हरा दिया था। यह माना जाता था कि जो शूद्र, जो अछूत थे, उन्हें आर्यों ने यहाँ पर हरा दिया था और तब से उनकी दुर्गति ही दुर्गति थी, यह माना जाता है। ठीक है नहीं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण समूह चांडाल था। अछूतों में सबसे महत्वपूर्ण समूह चांडाल था। चांडाल का काम क्या था? चांडाल का काम था मृत शरीर को उठाना, दाह संस्कार करना और मौत की सजाएं पाए अपराधियों को फांसी देना। ये सब काम यही करते थे। ठीक है नहीं, इनसे ही कराया जाता था। और धर्म ग्रंथों के अनुसार चांडाल की बात करूं, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते थे और लोहे के आभूषण पहनते थे। ठीक है नहीं, तो बहुत दुर्गति थी इनकी भाई। तो अगर मैं बात करूं पहले समाज में, अगर हम आश्रम की व्यवस्था बात करें, आश्रम व्यवस्था की, आश्रम व्यवस्था यानी आयु के अनुसार अगर हम बात करें तो आयु के अनुसार देखिए इन्होंने ये माना है कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है और 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि आपका ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 25 साल तक, ये 26 से 50, ये 51 से 75, 75 से 100, इस तरह से 25-25 साल में हमने इन्हें 4 भागों में बांटा था। अगर हम आप ये ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचारी आश्रम होता था विद्यार्थी जीवन। अगर देखें आज भी अगर हम डिग्री वगैरह मास्टर डिग्री करें तो मास्टर डिग्री करते करते हमारी जो एज है वो 23, 24, 25 साल तक पहुंच जाती है। तो यही माना जाता था कि मास्टर डिग्री प्राप्त करने तक बच्चों को 25 साल लग जाते हैं। तो ये आपका विद्यार्थी, जो आपके विद्यार्थी का जीवन था वो आपका ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाता था। विद्यार्थी गुरु के साथ रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, संयमित जीवन जीता था और गुरु उसे शिक्षा देता था और वो अपने जीवन को सरल और व्यवस्थित अनुशासित बनाते थे। ठीक है नहीं, यह। और अब सेकंड करते हैं गृहस्थ आश्रम की बात। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है विवाह से। यह माना जाता था कि इसकी भी शिक्षा पूरी होगी, अब इसका विवाह कर दिया जाए। तो व्यक्ति का विवाह होना, फिर बाल बच्चे होने, बच्चों के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करना, धन कमाना, सुख की प्राप्ति करना, ये सारा का सारा आपका गृहस्थ जीवन का चरण है। यानी इसमें यह माना गया कि आपको जो भी सुख प्राप्त करना है वो 26 से 50 साल की उम्र में प्राप्त करो और अपने परिवार का पालन पोषण भी करो। ठीक है नहीं, इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जिसे सेवानिवृत्ति से कहते हैं कि भी रिटायर हो गया।
यहाँ पर इसकी एज 50 साल बताई गई है। यहाँ इन्होंने कहा कि जब अपनी अपनी सभी जिम्मेदारियों से वो हो जाए, फ्री हो जाए, बच्चों की शादी कर दे, अपने सब कर्तव्य निपटा दे, तो ये आपका यहाँ से वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है और व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान में समय बिताता है। परंपरागत रूप से वह साधु और तपस्वी के भेष में सरल जीवन व्यतीत करते थे, भले कितना रुपया पैसा है उसके पास। पहले लोग ऐसे करते थे कि 50 साल के बाद कि भैया मेरा काम हो गया पूरा, अब मैं अपना जो है भगवान में लीन हो जाऊंगा, भगवान में ध्यान लगाऊंगा, ये नहीं। उसके बाद अगर 75 साल की आयु पूरी हो जाती है, व्यक्ति 76 साल में प्रवेश कर जाता है, आजकल इतनी एज बहुत कम होती है, तो वहां से संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है। संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम चरण है, जीवन का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति शारीरिक बंधनों को त्याग कर सन्यासी बन जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना हो जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ये मैंने आपको बताई, देखे कि भाई आयु के अनुसार 4 भागों में कैसे बांटा गया और साथ के साथ हमने जो कार्य के अनुसार 4 भागों में कैसे बांटा गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज। मैरिज यानी विवाह क्या है। देखिए विवाह के बारे में सभी जानते हैं, विवाह पारिवारिक जीवन की शुरुआत है, गृहस्थ आश्रम की शुरुआत भी कह सकते हैं। यह पुरुष और महिला के बीच का संबंध होता है, सभी जानते हैं भाई एक पुरुष और एक महिला के बीच में संबंध बनता है, उनकी शादी की जाती है, ठीक है नहीं, एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं। और प्राचीन भारतीय समाज में विवाह का एक सामाजिक समझौता नहीं था, बल्कि इसे एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता है। अब भी माना जाता है जब विवाह होता है, ऐसे नहीं कि भी लड़का लड़की को लिया और भेज दिया, वो एक मतलब सबको सब मेहमान इकट्ठे होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, वो अग्नि के सामने बैठ के प्रतिज्ञा लेते हैं, वचन लेते हैं। तो आज भी वही परंपरा है और ऐसा माना जाता था कि विवाह व्यक्ति को अनुशासित, जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने में सहायता करता है। जैसे कि कुछ लड़के बिगड़ जाते हैं तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो लोग अनुशासित होने लगते हैं, ठीक है नहीं। और विवाह का केवल शारीरिक संबंध नहीं है, विवाह ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक संबंध है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवाह किया गया, ऐसा नहीं है। इसका जो है भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी होता है। शारीरिक संबंध तो व्यक्ति बिना विवाह के बना रहे हैं आज, ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं है। भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध, इसका मीनिंग है विवाह का, ठीक है नहीं। और विवाह के माध्यम से पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों के जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करते हैं, ठीक है नहीं। और प्राचीन भारत में विवाह का महत्वता देखिए, यह परिवार और समाज की स्थापना में त्याग था। भाई समाज को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो भैया विवाह करना जरूरी है, बच्चे होंगे तभी परिवार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और धार्मिक कर्तव्य और यज्ञों का पालन संभव होता था। अगर आपको कोई यज्ञ करना है तो आपने देखोगे जो यजमान बैठते हैं पति पत्नी बैठते हैं, जनरली आपने अकेला किसी को बैठा हुआ नहीं देखा होगा। तो यही कहा जाता है अगर आपको धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना है तो आप जोड़े से ही भाग लेंगे, तो उसके लिए भी विवाह जरूरी हो जाता था, ठीक है नहीं। और प्राचीन भारत में देखिए संतान उत्पत्ति, वंश परंपरा की निरंतरता को सुनिश्चित करना, यह भी विवाह के कारण ही होता था। भावनात्मक सहयोग और विवाह को व्यक्तिगत इच्छा से अधिक एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, ठीक है नहीं। तो विवाह के बहुत सारे महत्व है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही महत्व होता है, बहुत सारे महत्व होते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए प्राचीन भारत में विवाह के उद्देश्य क्या थे। प्राचीन भारत में पहला उद्देश्य था, 3 मुख्य उद्देश्य बताए हैं, जिनमें फर्स्ट है धर्म। अब धर्म क्या है देखिए, विवाह के द्वारा धार्मिक कर्तव्य, यज्ञों, अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए जो है विवाह करना जरूरी है। जब तक आप जोड़ा आपका युगल नहीं बनेगा तब तक आप धार्मिक कर्तव्य में नहीं बैठ सकते। बिना पति या बिना पत्नी के बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। संतान आपका है, संतान की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य वंश को चलाना, यह भी आपका जो है दूसरा विवाह का उद्देश्य था। और तीसरा था काम। काम मतलब ये मान के चले कि भाई जैसे कि व्यक्ति को जैसे खाने की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से ये मतलब एक शारीरिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए भी लोग मतलब विवाह को जरूरी माना गया, ठीक है नहीं। तो काम में वही विवाह नैतिक मर्यादाओं के भीतर प्रेम और दाम्पत्य सुख प्रदान करना, नैतिक मर्यादाओं के भीतर, समझ में आ गई बात। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए इसके बाद व्यवस्थित विवाह प्रणाली यानी अरेंज मैरिज सिस्टम। अरेंज मैरिज देखो सभी जानते हैं अरेंज मैरिज क्या होती है। अरेंज मैरिज जानते भी, पिता परिवार की सहमति से लड़का लड़की को पसंद करते हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो व्यवस्थित विवाह की परंपरा तब अधिक प्रचलित हुई जब वैदिक धर्म धीरे धीरे शास्त्रीय हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ। जब पहले वैदिक धर्म था फिर वो हिंदू धर्म बन गया, और हिंदू धर्म के जब बना तो वहां से आपका जो है अरेंज मैरिज होनी शुरू हुई। इस विवाह में परिवार के बड़ा सदस्य वर वधु का चयन करते थे। आज भी ऐसा ही है, ठीक है। लव मैरिज भी होती है, लेकिन
70% जो शादियां होती है वो अरेंज मैरिज ही रहती है। लव भी है, उसे भी अरेंज कर दिया जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है नहीं। चलिए, इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था, जाति नियम और पारंपरिक परंपराओं को बनाए रखना था। भाई यह था कि बड़े अगर देखेंगे अपनी जाति में देखेंगे, ठीक है नहीं, जिससे कि समाज में संतुलन बना रहे, किसी तरह के कोई विवाद ना हो, तो ये व्यवस्थित विवाह प्रणाली में जरूरी था, ठीक है नहीं। और उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में जो विवाह के 8 प्रकार बताए गए, प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। पहले 8 प्रकार, जैसे कि आपने सुना होगा, जो रावण के पिताजी थे उन्होंने जो रावण की माता जी से जो विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह क्या है, तो अलग अलग तरह के अगर हम बात करूं तो 8 तरह के विवाह है। इन 8 तरह के विवाह में कुछ को जो प्रशस्त यानी स्वीकृत माना गया है, कुछ को अप्रशस्त यानी निंदनीय माना गया है कि भाई ये विवाह गलत है। अब गलत कौन से है, सही कौन से है, बात करते हैं। देखिए, पहला आता है प्रशस्त यानी स्वीकृत विवाह की बात करेंगे, जो स्वीकृत है, जिन्हें मतलब जो है, जिन्हें माना गया कि हाँ ये सही है। ब्रह्म विवाह, तो ये ब्रह्म विवाह क्या है, यह विवाह का सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ रूप माना गया है। इस प्रकार के विवाह में पिता अपनी पुत्री को किसी सुशिक्षित, सदाचारी और समान सामाजिक वर्ग के पुरुष को देता था। आज भी ऐसे ही करते हैं, आज भी ये विवाह होते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढते हैं, परिवार अच्छा हो, पैसा अच्छा कमाता हो, लड़की सुखी रहे, अपने वर्ग में अपनी जाति का हो, इस तरह का जो है ये ब्रह्म विवाह कहलाता है। और वो पुत्री को अच्छे वस्त्र देता था, आभूषण देता था, उन्हें सजाता था, और इसमें कोई धन नहीं ले जाता था। पहले ऐसे भी होता था, जैसे आज भी ऐसा होता है, किसी की शादी नहीं होती तो कहीं ना कहीं से बाहर से, ठीक है नहीं, पहाड़ों से या बिहार वगैरह से जो है 25, 50, 30 हजार रुपए देके लड़की को ले आते हैं। इसमें कोई इस तरह का प्रावधान नहीं था, ठीक है नहीं। और यह विवाह का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रूप था। आज भी हम जनरली इसे ही फॉलो करते हैं। सेकंड आता है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या है कि जो विवाह में पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को देता था और इसके बाद आयोजित यज्ञ अनुष्ठान का संचालन करता था। जिसे जो पुरोहित होते थे उन्हें दान के रूप में अपनी लड़की को दे देता था, पुत्री को दक्षिणा के रूप में उपहार दे देता था। आपके यहाँ किसी ने यज्ञ करा, उसे दे, आप मेरी लड़की को ले जाओ, इसे रख लो, ठीक है नहीं। ये था, यह विवाह स्वीकृत था लेकिन ब्रह्म समाज से निम्न माना जाता था, ठीक है नहीं। स्वीकृत तो था लेकिन ब्रह्म विवाह से इसे निम्न माना गया है। थर्ड आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या का पति वर से एक गाय और एक बैल या इस प्रकार के उपहार प्राप्त करके अपनी पुत्री का विवाह करता था। जिससे शादी करता था उससे गाय या बैल ले लेता था, अपनी लड़की दे देता था कि आप मुझे गाय या बैल दे दो, मेरी लड़की को ले जाओ, ठीक है नहीं। तो ये एक सरल विवाह था। सामान्य जो गरीब परिवार होते थे उनमें ज्यादा प्रचलित था। जो गरीब थे, जिनके पास विवाह करने के लिए धन नहीं था या जिनकी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था, तो वो क्या करते थे, एक गाय या बैल ले लेते थे, जिससे वो खेती कर लेते थे, दूध का भी काम हो जाता था और लड़की को जो है अपना उसका विवाह भी हो जाता था। फिर आता है प्राजापत्य विवाह। ये 4th नंबर का, ये आपका स्वीकृत विवाह है। इस प्रकार के विवाह में पुत्री को बिना दहेज या कन्या मूल्य की मांग दिए वर को देता था। ना तो वो कुछ देता था, ना तो दहेज देता था, ना लड़कों वालों से कुछ लेता था, ठीक है नहीं। वर वधु अपने कर्तव्यों को मिलजुल कर पालन करने की सलाह दी जाती थी और यह विवाह जिम्मेदारी और धर्म पर आधारित माना जाता था। यह विवाह स्वीकृत, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना लेना ना देना, और अपना जो है विवाह भी हो जाता था, ठीक है नहीं। इसके बाद आते हैं अप्रशस्त निंदनीय विवाह, जिनकी निंदा की गई। देखिए निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं। सबसे पहले आसुर विवाह। आसुर विवाह में देखिए, आसुर विवाह में ये खरीद के माध्यम से किया जाने वाला विवाह था। इसमें वर वधु के पिता उसके संबंधियों को धनीय संपत्ति देता था, लड़की को खरीद लेता था एक तरीके से। और इस प्रकार के विवाह की आलोचना क्यों गई, क्योंकि इसमें वस्तु को मतलब कन्या को वस्तु के समान माना गया कि हम तो तुम्हें खरीद लाए, ठीक है नहीं, ये माना जाता था। तो लड़की जो है अपने हिसाब से जीवन आगे नहीं जी सकती थी। एक आता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आपने सुना होगा, जो रावण के माता और पिता थे उन्होंने गंधर्व विवाह ही किया था। इस यह विवाह लड़का और लड़की आपसी प्रेम और सहमति पर आधारित होता था कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वो हो गया जी गंधर्व विवाह का, ठीक है नहीं। इसमें किसी धार्मिक अनुष्ठान, परिवार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी, ना फेरे लेने, ना कुछ करना, ना किसी से पूछना, ठीक है नहीं। दोनों राजी हैं तो शादी हो गई। हालांकि कुछ मामलों में इसे स्वीकार भी किया गया, लेकिन समाज में इसे अधिक सम्मान प्राप्त नहीं था, ठीक है नहीं। फिर आता राक्षस विवाह। अब ये राक्षस विवाह क्या है जी, इसमें विवाह बलपूर्वक किया जाता था। माने लड़की राजी नहीं है, आप लड़की को उठा लाए, ठीक है नहीं, उसका अपहरण कर लिया, उससे जबरदस्ती शादी कर ली, यह राक्षस विवाह के अंदर आता था, ठीक है नहीं। इसमें कन्या को उसके परिवारजनों से युद्ध संघर्ष करके अपहरण कर लिया जाता था और यह विवाह सामान्य कड़ी निंदा का विषय था, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट आता पैशाच विवाह। ये पैशाच विवाह बड़ा गंदा होता था। ये मतलब ये सबसे निम्न तरह का विवाह माना जाता था। इस विवाह का सबसे निकृष्ट और अनैतिक रूप माना जाता था। इसमें पुरुष नशे में या मानसिक रूप से ऐसे करने का संबंध बनाता था और उसके बाद उससे शादी कर लेता था। तो ये विवाह सबसे पैशाच विवाह जो है, इसे पाप के समान माना गया, ठीक है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं विवाह के बाद
अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज ए सोशल कैटेगरी, जेंडर को एक सामाजिक श्रेणी के रूप में समझना। जेंडर, देखिए जेंडर के बारे में आपने सुना होगा भी, आज भी इस तरह की चीजें देखी जाती है कि भी कहीं ना कहीं लड़का और लड़की मतलब पुरुष और महिला होना, कहीं ना कहीं इसमें फर्क होता है। चाहे आप किसी भी ऑफिस में चले जाए, परिवार में देख लें, ठीक है नहीं, जितनी तवज्जो लड़कों को दी जाती है उतनी लड़कियों को नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम है, ठीक है नहीं। तो यही हम पढ़ेंगे। देखिए जेंडर का अर्थ केवल महिला या पुरुष से होना नहीं है, जेंडर या का अर्थ केवल पुरुष या महिला होना नहीं कि ये पुरुष है ये महिला ये जेंडर है, ठीक है नहीं, कि स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, ये जेंडर नहीं है, बल्कि इसमें वे भूमिकाएं, व्यवहार, मूल्य, जिम्मेदारी भी शामिल है जिन्हें समाज पुरुष और महिलाओं के लिए निर्धारित करता है। हम ये कह जाते हैं भी ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियों के हैं, वो जेंडर है, ठीक है नहीं, कि भाई नहीं ये तो लड़की है, थोड़ी ये काम करेगी, लड़का करेगा, लड़का कुछ भी कर सकता है, गलत काम भी कर ले, लड़की नहीं करेगी, ये जेंडर है, ठीक है नहीं, ये माना गया। समाज यह तय करता है कि पुरुष और महिला किस प्रकार से, पुरुष और महिला से किस प्रकार के व्यवहार अपेक्षित है। परंपरागत रूप से पुरुष को परिवार का पालन पोषण करने वाला माना गया, जबकि महिला को घर और परिवार की देखभाल करने वाली समझा गया। ये भूमिकाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होती है। ऐसा नहीं है कि भाई महिला कुछ नहीं कर सकती, आज के समय में महिला मुख्यमंत्री भी है, महिला राज्यपाल भी है, महिला डीएम भी है, महिला जो है पुलिस भी है, महिला आर्मी में भी है, सब जगह है महिला। जो काम पुरुष कर रहे हैं वो महिला भी कर रही है, लेकिन सामाजिक रूप से बांट दिया गया कि नहीं भाई ये काम लड़का करेंगे, ये काम लड़की करेंगे, यही जेंडर हो गया। और जेंडर से जुड़े मुद्दों में पुरुष और महिलाओं के जीवन से संबंधित सभी समस्याएं शामिल होती है, जैसे शिक्षा, कार्य, अधिकार, संसाधन तक पहुंच, सामाजिक स्थिति, सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंस। जैसे शिक्षा को ले लो, हम लड़के को अच्छी पढ़ाई कराएंगे, लड़कियों को नहीं कराते, अरे इसकी तो शादी हो जाएगी, घर चली जाएगी, इसे क्या पढ़ाना, होता नहीं। कार्यों को देख लो, अधिकार भी नहीं मिलते थे, संसाधनों की कमी है, लड़का बड़ा हो गया बाइक दिला दी, लड़की को स्कूटी नहीं दिलाई, ये बड़ी दिक्कत है। अभी सामाजिक स्थिति में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है नहीं। लड़का रात को 12 बजे तक बाहर घूमे, लड़की नहीं जानी चाहिए, भाई लड़की 7 बजे के बाद घर में बंद, तो ये क्या है, ये सब जेंडर है, ठीक है नहीं। तो जेंडर के अंतर के कारण पुरुषों और महिलाओं को अक्सर समान अवसर प्राप्त नहीं होते, और जन्म के समय जैविक अंतर पर आधारित होती है। जबकि जेंडर, देखिए लैंगिकता क्या है, लैंगिकता का मतलब क्या है कि वो पुरुष है या महिला है, तो जन्म के समय पता चल जाता है कि भाई लड़का है लड़की, ठीक है नहीं, जन्म के समय पता चल जाता है। लेकिन जेंडर जो है वो समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित होता है, समाज और संस्कृति द्वारा जेंडर को निर्मित किया जाता है कि लड़की हो गई, अब इसे इसका ये कार्य है, मतलब पहले डिसाइड करती, ठीक है नहीं। चलिए, इसी कारण जेंडर को एक सामाजिक रूप से निर्मित श्रेणी कहा गया, ठीक है नहीं। अब जेंडर को एक सामाजिक श्रेणी के रूप में अगर हम समझे, ये सामाजिक श्रेणी कैसे है, तो देखिए भारत में संविधान पुरुष और महिलाओं दोनों को समान अधिकार देता है। संविधान से तो सबको समान अधिकार मिला है, लेकिन क्या मिलते हैं, नहीं मिलते, नहीं मिलते किसी को भी, ठीक है नहीं। फिर भी वास्तविक जीवन में लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है और अधिकतर पुरुषों के पक्ष में रहती है। इसे पुरुष प्रधान समाज भारत को इसलिए कहा गया कि पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों को, यहाँ तक कि भाई मान लीजिए गाँव में जो है महिला सीट आ गई तो अपनी भाई घरवाली को खड़ा कर दिया प्रधानी में, ठीक है नहीं, वो प्रधान बन भी गई, जीत भी गई, लेकिन उसे पता ही नहीं गाँव में क्या चल रहा, उसके साइन भी कौन कर रहा है, उसके पति कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये आपका जेंडर ही तो है। प्राचीन समाज में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा जाता था, पहले पिता के अधीन रहती थी, फिर पति के अधीन रहती थी, बाद में पुत्र के अधीन रहती है। यही आज भी है, भाई लड़की जो है पहले पिता के अधीन, फिर पति के अधीन, फिर जब बूढ़ी हो गई तो पुत्र के अधीन, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो पुरुषों के अधीन रहती है। ये आज भी इस तरह का समाज बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भाई औरतों में इतना जज्बा होता है कि आज भी बहुत सारी लेडीज ऐसी है अपने आपके आसपास भी रहती होगी, जिन्हें देख के लगता है कि अरे कितनी, मतलब ये तो पुरुष से भी ज्यादा काम करती है, ठीक है नहीं, परिवार को चलाती है, सब चीजें करती है, वो सब आपको, मतलब ये आप समझते भी होंगे इन चीजों को, ठीक है नहीं। और विवाह को महिला का नया जन्म माना जाता था कि जब विवाह हो गया तो उसे एक महिला का नया जन्म माना जाता है, नए घर में जाना, नई जिम्मेदारियों को, सब चीजें सहन करनी, तो महिला का नया जन्म माना जाता था। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि उनका जन्म, उनका स्थान घर में है, जबकि लड़कों को बताया जाता है कि वे श्रेष्ठ है और महिलाओं पर उन्हें नियंत्रण रखना चाहिए। हम पहले लड़कों को सिखाते हैं कि तुम्हें महिलाओं पर नियंत्रण रखना है, इस तरह की सीख उन्हें देते हैं, और यही सोच समाज में लैंगिक भेदभाव को पैदा करती है, ठीक है नहीं। अगर ऐतिहासिक परंपराओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें तो ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व शुरू से रहा, शुरू से महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हुई आई हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति इतिहास के हर काल में एक सी नहीं रही, समय के साथ इनमें बदलाव होता रहा। प्राचीन समाज में महिलाओं को सामान्यतः सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और कई मामलों में पुरुषों के समान स्थान भी प्राप्त होता था, ठीक है नहीं। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थी और समाज में उनका आदर किया जाता था। अनेक महिलाएं विदुषी, कवित्री और विचारक थी, जिनके नाम वेदों और रामायण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि रामायण में, महाभारत में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, पुरुषों से बढ़ के कार्य किए हैं। लेकिन समय के साथ, विशेषकर मध्य काल में,
जब जिस समय मुगलों का काल आया, जिस समय इस तरह का काल रहा, उस समय सबसे बड़ी समस्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध के साथ महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। बाद में जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में फिर महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी सुधरी और समाज सुधारक, अनेक समाज सुधारक जैसे कि राजा राम मोहन राय है। पहले तो ये भी होता था, सती प्रथा आपने सुनी होगी कि किसी का पति मर गया तो सभी बिठा दे चिता के ऊपर, इतनी गंदी बात थी भाई, ठीक है नहीं, उसे गंजी कर दिया, ठीक है नहीं, अगर विधवा हो गई तो उसकी दूसरी शादी नहीं होगी। बहुत सारे मतलब इस तरह के फैक्टर थे जो गलत थे। फिर कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय हुए, उन्होंने शिक्षा, समानता, कानूनी अधिकारों से माध्यम से महिलाओं की स्थिति सुधारने का बहुत प्रयास किया और जो आज मतलब कारगर भी है, ऐसी बात नहीं है। और इस प्रकार ऐतिहासिक परंपराएं विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति में सम्मान और पतन दोनों को दर्शाती है, जिनसे उनका इतिहास परिवर्तनशील और जटिल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें, देखिए प्राचीन भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, विद्वानों का यह भी मानना है कि भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान दर्जा प्राप्त था। पहले भी दर्जा प्राप्त है, आज भी दर्जा प्राप्त है। संविधान तो आज भी दोनों को समान अधिकार देता है, ऐसे पहले भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त था। लेकिन कुछ अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं। उनका कहना था कि प्राचीन भारतीय व्याकरण जैसे पतंजलि कात्यायन का पता चलता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित थी। पहले ही पता चलता है कि जो उनके ग्रंथ है, आप अगर सॉरी पतंजलि हुए, कात्यायन हुए, इनके ग्रंथों से पता चलता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित थी, पढ़ी लिखी होती थी। पहले शिक्षा का प्रावधान था महिलाओं के लिए। और ऋग्वेद के मंत्र भी बताते हैं कि महिलाएं परिपक्व आयु में विवाह करती थी और अपने पति का चयन करने के लिए स्वतंत्र थी। जैसे कि आपने देखा होगा भी स्वयंवर रचाए जाते थे पहले भी रामायण में, महाभारत में, ठीक है नहीं। जैसे कि द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मुझे कर्ण से विवाह नहीं करना, ठीक है नहीं, तो भाई नहीं हुआ उनकी, क्योंकि लड़की की इच्छा से शादी होती थी। और ऋग्वेद उपनिषद जैसे ग्रंथों में भी महिलाओं, ऋषियों, विदुषों का उल्लेख मिलता है, जिससे गार्गी और मैत्री प्रमुख है। तो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड चुनी जाती है, इस तरह से पहले में नगर वधु की परंपरा थी और यह सम्मानित पद होता था। और मतलब जो है आम्रपाली नगर वधु का प्रसिद्ध उदाहरण है। इस तरह से एक कंपटीशन होता था जिसमें नगर वधु का चयन किया जाता था, ठीक है नहीं, उसे अलग ही सम्मान प्राप्त होता था। तो प्राचीन भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी, देखिए समान अधिकार समान प्राप्त था, समान अधिकार समान सम्मान प्राप्त था। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। 500 ईसा पूर्व के आसपास महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित कर दिया था। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हुए जिन्होंने मतलब एक रोक सी लगा दी, उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए, ठीक है नहीं, उन्हें ग्रंथ माना जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो अभिशाप भी बने, ठीक है नहीं। और प्राचीन भारत में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में दोनों की अगर हम बात करूं तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत वेदों से होती है। भाई ये माना जाता है कि जो भारत की शुरुआत हुई वेदों से हुई और सामान्यतः माना जाता है कि वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। और प्राचीन काल में इस समय की अगर हम बात करूं, यहाँ जो है सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई थी, वो वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर देखिए महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा आपने कहीं रामायण महाभारत में कहीं नहीं देखा होगा कि भाई कोई पर्दा प्रथा का उन्हें कोई प्रचलन था, कहीं आपको पर्दा प्रथा नजर नहीं आती। स्वतंत्रता प्राप्त थी, जीवन साथी का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। और पारंपरिक महिला, अगर ट्रेडिशन वुमेन की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन समय में महिलाओं को सम्मान और गरिमा के साथ देखा जाता था। पूरा सम्मान पुरुष उन्हें देते थे, महिलाएं एक दूसरे को देती थी। महिलाएं ऋषि भी होती थी, राज परिवारों में महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलता था। वो जो है जो आपके जो प्रशासनिक कार्य होते थे उनमें हिस्सा भी लेती थी, जो आपके जो दरबार लगते थे उनमें भी बैठती थी, ठीक है नहीं। और कई समाजों में महिलाओं की मुख्य भूमिका मात्र तो घर का प्रबंधन करना मानी जाती थी, कि घर का प्रबंध करना, बच्चों का पालन करना जो है महिलाओं का मुख्य काम होता है, ये भी माना गया है। और अगर हम बात करें देखिए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो एक महिलाओं की एक अच्छी स्थिति को देखा जाता है, ठीक है नहीं। उन्हें उच्च बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करने के अवसर भी दिए जाते थे कि भाई आप जो है अच्छा आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करो। इस तरह से जो है जो मतलब वैदिक काल की अगर बात करूं, लड़कियों को, युवतियों को जो है साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियों के पूरे अवसर मिलते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चुनौती भी थी। भारत में महिलाओं द्वारा जो उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझना, ये भी एक चुनौती थी, ठीक है नहीं। महिलाओं की स्थिति मध्यकालीन में बहुत ज्यादा गिर गई थी। मध्यकालीन को अंधकार युग कहा गया महिलाओं के लिए, ये सबसे अंधकार युग था। पर्दा प्रथा हो गई, पुनर्विवाह पर प्रतिबंध हो गया आपका, महिलाओं को पुरुषों के समान
जो है अधिकार ना देना, ये सब आपके मध्यकाल में हुए जो महिलाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभिशाप आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज भी महिलाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं, आज भी जो है संविधान के अनुसार तो पूरा अधिकार प्राप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न, यौन शोषण, शिक्षा की कमी, दहेज से जुड़ी समस्या ये आज भी बनी हुई है, ठीक है नहीं। और ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं को देखिए, अगर किसी के पहली लड़की हो जाती है तो वो सोचता है यार लड़का हो जाता तो बढ़िया रहता, ठीक है नहीं। फिर जो है वो दूसरा लड़का करता है, भाई दूसरा बच्चा होगा तब देखेगा लड़का होगा लड़की होगी। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों के कंपैरिजन में आप देखेंगे, आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि भाई स्थिति किसकी क्या है, ठीक है नहीं। और देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद दास प्रथा के बारे में आप सभी जानते होंगे। पहले दास प्रथा पहले से मौजूद थी, लोग दास बना लेते थे, लोगों को खरीद लेते थे, ठीक है नहीं, और उनसे अपने घर के काम करवाना, घर के जो है बर्तन मंजवाना, साफ सफाई करवाना, ये सब काम होते थे। और इस दास प्रथा का जो उल्लेख है वो सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी मौर्य काल में देखने को मिलता है। अगर आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में देखेंगे दास प्रथा का पूरा प्रचलन था। लेकिन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है, ठीक है नहीं। इन्होंने इसलिए कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है क्योंकि जब ये भारत आए इन्होंने देखा तो इन्हें ऐसी स्थिति लगी नहीं। जो घर में काम कर रहे थे इन्हें लगा इनकी स्थिति तो बड़ी अच्छी है, ये तो दास हो ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन उन्हें अंतर समझ में नहीं आया कि स्वतंत्र लोगों में और दास लोगों में अंतर क्या था। ये आपके जो है मेगास्थनीज नहीं समझ पाए, ठीक है नहीं। भारत में दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और वो सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं जी सकते थे, वो जीते थे मालिक के हिसाब से, ठीक है नहीं। और गुप्त काल में भी दास प्रथा जारी रही। नारद स्मृति में दासों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, अगर आप पढ़ेंगे वहां बहुत प्रकार के दास हैं। अधिकतर दास युद्ध में पकड़े गए लोग होते थे, जैसे किसी देश से युद्ध करा, वहां से सैनिक पकड़ लिए, उन्हें दास बना लिया, उन्हें दास बना लिया। कुछ लोग अपनी इच्छा से दास बन जाते थे, मान लिया परिवार के पालन पोषण करने के लिए पैसे नहीं तो खुद को बेच दिया, वो पैसा घर वालों को दे दे कि आराम से एंजॉय करो, अपना पालन पोषण करो, और वो अपना जो है लग जाते थे। और कुछ पुण्य भी मिलेगा, कुछ भी मानते थे कि हमें पुण्य मिलेगा, इससे अगर हम राजा की सेवा करेंगे, इनके दास बनेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। कुछ लोगों की ये भी मान्यता थी। कई बार गरीबी के कारण भी लोग खुद को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे, ठीक है नहीं। और किसी भी वर्ण का व्यक्ति दास बनता था, लेकिन ब्राह्मण दास बहुत कम होते थे। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो बहुत ही कम दास देखने को मिलते थे। ब्राह्मण महिलाओं की खरीद फरोख्त पर पूर्णतः रोक लगाई गई थी, ठीक है नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट का जो वंशोट है पूरा रिवीजन मैंने आपको करा दिया, तो इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। दोनों लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। बाकी की जो वंशोट है वो भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।